करते हुए, ठीक है, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग हम लोग टाइम को थोड़ा सा फोकस करते हुए थोड़ा जल्दी आज टाइम को थोड़ा क्लास को टाइमली खत्म करेंगे आज, ठीक है। थोड़ा मेरा कुछ वर्क है आज, तो कोशिश करें कि आज 9:30 बजे तक पूरा क्लास खत्म हो जाए। चलो बाबू देखो, प्रीवियस क्लास में जो भी चीज पढ़ाए थे पहले 5 मिनट उस पर डिस्कशन हो जाना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बताओ, जो हम लोग अगर कोई मेरा पैनल, कोई मेरा पिलर्स है, तो पिलर्स में क्या होता है कि जब हम लोग डिप्लेयरिंग करते हैं तो डिप्लेयरिंग करने के समय, ठीक है, अगर डिप्लेयरिंग कर रहे हैं हो और आग लगने का खतरा हो तो कौन सा, ठीक है, सिस्टम को अपनाएंगे ताकि आग लगने पर भी उस सिस्टम से हम लोग बचाया जा सके माइंस को। गुड इवनिंग सभी को। चलो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कौन सा सिस्टम अपनाएंगे मेथड का ताकि हम लोग आग लगने से बचाया जा सके, उस सिस्टम से हम लोग उसको बचा सकते हैं। वेरी गुड। हम लोग क्या करेंगे, पैनल बना के काम करेंगे। पैनल को चारों तरफ से घेरने के लिए जो ईटा का दीवार बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैनल को चारों तरफ से घेरने के लिए जो ईटा का दीवार बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग बोलते हैं। उसको हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग बोलते हैं। वेरी गुड। जो आइसोलेशन स्टॉपिंग खुला होता है जिसमें लोग आना जाना करते हैं, वेंटिलेशन होता है, उस आइसोलेशन स्टॉपिंग को क्या कहा जाता है? जो आइसोलेशन स्टॉपिंग खुला होता है जिसमें से लोग आना जाना करते हैं, जिसमें से वेंटिलेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्टॉपिंग को क्या बोलते हैं? उस स्टॉपिंग को क्या बोलते हैं? जल्दी से। वेरी गुड। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। क्या बोलते हैं बाबू? उस स्टॉपिंग को हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि जो माइंस में जो फायर होता है, फायर जब लगती है तो जो इनिशियल स्टेज, ठीक है, फायर लगने के बारे में जो पहला संकेत मिलता है किस किस चीज से मिलता है? फिर तो लंबा ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो एक आपका कौन सा गैस जांच करने से पता चलता है कि हाँ खदान में फायर लगा हुआ है? किस गैस की? बाबू वीडियो जिसका चल नहीं रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना मोबाइल को एक बार ऑन ऑफ करो, आपका ठीक हो जाएगा। और प्लीज नेट का जो एमबी है ना उसको आप पहले खत्म मत कर दिया करो। आप नेट पूरा एमबी बचा के रखो क्लास के लिए, ठीक है। इससे दो फायदा होगा, एक तो क्लास में तुम्हारा एमबी मिल जाएगा और दूसरा फायदा ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि मोबाइल का एडिक्टेशन थोड़ा कम होगा। तो जल्दी से रिप्लाई देके बताओ मुझे कि कौन सा गैस का जांच करते हैं हम लोग तो पता चलता है कि खदान में आग लगा है। खदान में आग लगने का जांच करने के लिए किस गैस का जांच किया जाता है? वेरी गुड, सीओ। सीओ का जांच करते हैं हम लोग। सीओ का जांच से पता चलता है कि खदान में आग लगा हुआ है। चलो ये तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो मेरा पैनल होता है, पैनल के अंदर जो पिलर है ना, हमको सेलेक्ट करना है कि पिलर को लेना है। तो जिस लाइन, जो लाइन होता है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल वर्ड है, लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन। वेरी गुड। लाइन ऑफ क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लाइन ऑफ अटैक भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन भी बोलता है। लाइन ऑफ अटैक उसी को बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन उसी को बोला जाता है, ठीक है। अब अगर मान लो बाबू कि अगर मेरा लॉन्ग वॉल नहीं, अगर मान लो बाबू कि मेरा मैक्सिमम इंडियन कोल माइंस में, ठीक है, किस तरह का लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन फॉलो किया जाता है? इंडियन कोल सीम में सबसे ज्यादा कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन को फॉलो किया जाता है? कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन काम में आता है? वेरी गुड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायगोनल। डियर स्टूडेंट्स, अभी 2 क्लास में आप जितना भी सुने हो ना, देखे हो ना, इस सब का एमसीक्यू नोट होना चाहिए। सारे सवाल कॉपी में लिखा हुआ रहना चाहिए। यही सवाल एग्जामिनेशन में आपके आएगी, ठीक है। मैं जो पूछ रहा हूं सारे सवालों को अच्छा से कॉपी में लिखते जाओ। तो कौन सा लाइन होगा? डायगोनल लाइन ज्यादा फॉलो होता है, डायगोनल में चलाते हैं। जो डायगोनल लाइन होता है उसका एंगल कितना डिग्री होता है? जो डायगोनल लाइन चलाते हैं वो उसका एंगल कितना डिग्री पे रखना होता है? डायगोनल लाइन का एंगल कितना डिग्री होता है? वेरी गुड। कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। वेरी गुड। अब अगर मान लो कहीं पर अगर रूफ मेरा जो कंडीशन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वहां पे कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन को फॉलो करेंगे? अगर रूफ मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो कौन सा डायगोनल लाइन को फॉलो किया जाएगा? उसमें क्या करें हम लोग? स्ट्रांग में स्टीप, जिसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। वेरी गुड। और अगर रूफ मेरा पुअर कंडीशन में तो क्या करेंगे हम लोग? पुअर कंडीशन में क्या होगा? 30 डिग्री पे होगा। वेरी गुड। क्या होगा पुअर कंडीशन पे? तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? 30 डिग्री वाला को स्टेप बोलेंगे, स्टेप डायगोनल। एक होता है डायगोनल, स्टेप डायगोनल, स्टेप डायगोनल, ठीक है। और कौन सा माइनिंग मेथड है जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन को फॉलो करते हैं? किस माइनिंग मेथड में स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन को फॉलो करते हैं? किसमें फॉलो करते हैं हम लोग नॉर्मली? तो हम लोग लॉन्ग वॉल में करते हैं। हम लोग लॉन्ग वॉल में स्ट्रेट लाइन के आधार पर हम लोग एक साथ पूरा पिलर को लेते हैं, पिलर को ले आता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग का जो इसी से रिलेटेड जो टॉपिक था, टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो अब अगर मान लो एक पिलर को लेना हुआ, तो एक पिलर को लेने के लिए हम लोग कितने मेथड को फॉलो कर सकते हैं? किसी पिलर को इंस्ट्रक्शन करने के लिए पिलर को इंस्ट्रक्शन, पिलर का कटाई कितने तरीके से किया जाता है? पिलर का जो कटाई है कितने तरह से किया जाता है? पिलर का कटाई कितने तरह से होता है? वो दो तरह से होता है यार। पिलर दो तरह से, एक स्प्लिटिंग होता है, एक स्लाइसिंग होता है। ठीक है, किसी भी पिलर को हम लोग दो तरह से काट सकते हैं, एक स्प्लिट कर सकते हैं और एक स्लाइसिंग कर सकते हैं और स्टूक बना सकते हैं। स्लाइसिंग मेथड और स्टूक मेथड दो तरह से ले सकते हैं हम लोग, दो होता है, स्लाइसिंग एंड स्टूक। ठीक है, तो स्लाइसिंग जो मेथड होता है उसमें होता है डीप लेवल स्प्लिट डीप स्लाइस और डीप स्प्लिट लेवल स्लाइस होता है। और स्टूक मेथड में जो पिलर होता है उसको कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? स्टूक मेथड में एक पिलर को कितने भागों में बांटा जाता है? वेरी गुड, कितना भागों में बांटते हैं हम लोग? 4 भागों में बांटते हैं। तो अगर मान लो स्टूक मेथड में काम कर रहे हैं, जो चौथा जो स्टूक मेथड में काम हो रहा है मेरा, तो अगर मान लो रूफ कंडीशन मेरा बहुत खराब है, ठीक है, रूफ कंडीशन अगर मेरा बहुत ज्यादा खराब है, तो किस तरह का स्टूक मेथड में कैसे करके हम लोग लेंगे? कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? रूफ कंडीशन खराब है तो वेरी गुड, तो कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग? फेंडर मेथड अप्लाई करेंगे, चौकीदार मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा अच्छा रूफ हो तो क्या अप्लाई करेंगे? रूफ अगर मेरा बहुत ज्यादा अच्छा हो तो क्या अप्लाई करेंगे? सप्ताह मेथड इस्तेमाल करेंगे। सप्ताह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्ताह मेथड का एक और नाम क्या है? अटैकिंग द एंटायर रूफ। ठीक है, ये सारे सवाल जो मैं अभी तक 15 सवाल 20 सवाल पूछा हूं, सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सब सवाल कॉपी में लिखोगे आप लोग। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, WCL, ठीक है, और CCL के कुछ एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, इससे ज्यादा हार्ड नहीं देते लोग। लगभग हर एग्जाम, देखो एवरी एग्जामिनेशन इज अ टाइप ऑफ गेम, पहले ये तुमको समझ लेना पड़ेगा। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं, अगर एग्जाम क्रैक करना है ना तो वो समझना पड़ेगा गेम एक तरह है, एक तरह गेम है। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होना चाहिए एक बात कि हर एग्जाम की स्ट्रैटेजी प्लानिंग अलग अलग होती है। तो मैं लिख के देता हूं, एक बच्चा जो WCL क्रैक किया है, ये तो इसको पॉसिबल, सॉरी, जो ECL निकाला है इसका 100% चांस है कि हो सकता है WCL नहीं निकाला। स्वाभाविक बात, ऐसा बहुत कम ही लोग होंगे जो ECL और WCL दोनों क्रैक किया है, लेकिन ऐसे लगभग तुमको 80% लोग मिलेंगे जो इसका ECL में हुआ है, WCL में नहीं हुआ है। इननेचुरल चीज है, होगा ही होगा, क्योंकि हर एक एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न, एग्जाम में पूछने का सवाल का तरीका अलग अलग होता है। एवरी जो हर एक एग्जामिनेशन है ना, एक गेम की तरह है, आपको उस गेम का उस रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं मैं तो सांप सीढ़ी खेल के आया हूं, सांप सीढ़ी वाले चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ गेम सांप सीढ़ी नहीं होता है, कुछ गेम नॉर्मल होता है, कुछ गेम कैरम बोर्ड की तरह होता है। आपको हर गेम में, कुछ गेम शतरंज की तरह होता है। तो आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो उस स्ट्रैटेजी, उस एग्जामिनेशन के आधार पर आपको प्रिपरेशन होना चाहिए। मैं यहाँ पे दो तरह से चीजें करवाऊंगा, ध्यान रखना। एक्चुअली 3 चीजें होती है, एक स्टडी होता है, एक प्रिपरेशन होता है, एक शार्पनेस होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लो अच्छे से डियर स्टूडेंट, सभी को बैठा लो। 3 चीजें होती है, एक होता है स्टडी, एक होता है प्रिपरेशन, एक होता है प्रिपरेशन, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका शार्पनेस। ठीक है, ये तीनों चीज चाहिए, स्टडी, प्रिपरेशन और शार्पनेस, ये 3 चीजें होती है। आपको तीनों चीजों को समझना पड़े। स्टडी का मतलब क्या है? स्टडी में नॉर्मल आप जो पढ़ाई करते हो, डिप्लोमा में जो पढ़े, डिग्री में आप पढ़े, जो भी पढ़े आप, दैट इज स्टडी। आप स्टडी किए, उसमें आपको कोई खास तरह की चीजें नहीं थी। प्रिपरेशन का मतलब क्या हो गया? जो कुछ भी आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, डेटाबेसेस, एक स्पेशल तरह का फोकस करके एक पर्टिकुलर चीज लेके आप जब पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज द प्रिपरेशन। एक पर्टिकुलर चीज, एक टारगेट है फिक्स, जैसे कोल इंडिया टारगेट है। आप स्टडी करते मतलब कुछ भी पढ़ते हो, कोई टारगेट नहीं, वहां पे दिशा विहीन होकर पढ़ाई कर रहे हो, है ना, वो स्टडी हो गया। और जहां पर आपको दिशा मिल गया ना, वो प्रिपरेशन हो गया कि हाँ हम सर कोल इंडिया लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, सर हम DGMS के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपका प्रिपरेशन हो गया। और शार्पनेस मतलब क्या होता है? शार्पनेस का मतलब होता है कि तेज लाना अपने अंदर, अपने आप को धार बनाना। कैसे धार बनाना डियर स्टूडेंट्स? जैसे मान लो कि आप अगर शार्प हो कोई चीज में ना, तो आप किसी चीज को काट सकते हो, कोई भी चीज को सॉल्व कर सकते हो, वो होता है शार्पनेस। इस पर हम लोग तब काम करेंगे शार्पनेस के ऊपर, जब हम लोग देखेंगे आपका कौन सा एग्जाम आप देने जा रहे हो। प्रिपरेशन सबके लिए लगभग एक होता है, लेकिन शार्पनेस के लिए अलग अलग होता है। शार्पनेस मतलब क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड उस हिसाब से जो एग्जाम में आती है। बहुत सारा बच्चा देखना आपके आसपास मिल जाएगा जो बहुत मेहनत किया है, बहुत पढ़ा है, रिजल्ट नहीं होगा उसका। WCL में तो पक्का नहीं होगा, लिख लेना, तुम जाके चेक कर लेना, उसका होगा ही नहीं। अब बहुत बच्चा जो कुछ नहीं पढ़ा है, नॉर्मल 2 4 10 दिन पढ़ के गया, WCL में देखना रिजल्ट हो गया उसका। ये 100% पॉसिबल है, क्योंकि ये उसमें कोई मायने ही नहीं रखता, शार्पनेस में मायने ही नहीं रखता। तो हर एग्जाम की स्ट्रैटेजी अलग होती है। जब आप पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन में जाओगे तो मैं समझाऊंगा।
डियर स्टूडेंट्स एक और बात बताना चाहता हूं, देखो अभी हम लोग का कुछ भी जो क्लासेस चल रही है ना, मोटा मोटी 5-7 दिन क्लासेस चल रही है, ये हम लोग का लर्निंग क्लास है। इसमें आप मुझे लर्न कर रहे हैं, मैं आप लोग को लर्न कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं कि कितने बच्चे क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं, कितने बच्चे हैं जो दोस्त को बुलाने पर आए हैं, कितने बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड है कि नहीं सर मुझे निकालना ही है। ठीक है, वो जो मेरा 30 वाला में कितना है, 80 वाला में कितना है, ये मैं फिगर का बात कर रहा हूँ, वो मैं स्टडी कर रहा हूं आप लोगों का। अभी मुझे स्टडी कर रहे हो कि सर कैसे पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाने का तरीका क्या है, सर का नॉलेज कितना अच्छा है, सर का एक्यूरेसी कितना अच्छा है, सर जो बोलते प्रिपरेशन करवाते कि नहीं, दोनों स्टडी कर रहे हैं। लर्निंग का पीरियड है हम दोनों का, आपका और मेरा, हम लोग लर्निंग में है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, जब लर्निंग में कोई चीज होता है ना तो स्पीड थोड़ा कम होता है। जब आप बाइक लर्निंग करोगे ना, स्टार्टिंग में सीखोगे ना बाइक, तो आपका स्पीड मैक्सिमम 30, 40, 20 ऐसा स्पीड होता है। लेकिन जब आप सीख जाते हैं, एक बार लर्निंग कंप्लीट हो जाता है, ट्रायल खत्म हो गया, तब स्पीड कितना होता है, 120, 80, 100, डिपेंड करता है रोड कैसा है। बस ये लर्निंग पीरियड है, लर्निंग 10, 5, 7, 15 दिन में खत्म हो जाएगी। इसके बाद क्लासेस का स्पीड आप देख लीजिएगा, आपको भी लगेगा थोड़ा सा, वैसे तो सारा चीज ठीक ठाक ही है, पर आपको लग सकता है कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो खैर ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स जो कुछ मैं पहले पढ़ा है, थोड़ा एक टॉपिक को मैं थोड़ा डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक प्लान के माध्यम से आप लोग को समझा देता हूँ। अरे यार जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा हाथ में क्या एक माइंस का प्लान है ना, ये क्या है, एक माइंस का प्लान है। मैंने पहले ही कहा था क्लास में बाबू कि यहाँ पे थियोरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल चीजें भी समझाई जाएगी, ताकि आपकी लर्निंग स्मार्ट हो, आप बाकी लोगों से थोड़ा सा हटके काम कर पाए। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या एक प्लान है, एक माइंस का प्लान है। अब इस माइंस के प्लान में बारीकी से एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं क्या है नहीं है, तो आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएगी। देखो एक माइंस का प्लान है, ठीक है ना, माइंस का प्लान है मेनली, किस माइंस का प्लान इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, कई बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो देखो। तो ये एक माइंस का प्लान, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला रोडवे देख रहे हो ना, ये वाला लाइन जो दिख रहा है आपको, थोड़ा इसको मैं और जूम करता हूँ ताकि आपकी जो नॉलेज है थोड़ा और आप सामने से देख पाओ इसको और इसको अच्छे समझ पाओ। रुक जाओ एक मिनट, इसको बंद कर देते हैं, इसको चालू कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो आप देख रहे हो इस प्लान को, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये दोनों दीज आर द इंक्लाइंस, ये सॉरी माफ कर रहे हैं, ये साफ्ट है, ये साफ्ट का इंडिकेशन है। ये जैसा मेरा क्या है, ये इनटेक रोडवे है और यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ये जो दोनों पॉइंट आप देख रहे हो, तो ये क्या है मेरा हॉलेज सिस्टम है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस तरह से देखो आप ध्यान से, तो ये क्या है यहाँ पे, जैसे इतना सारा जो को दिख रहा है चौकुट चौकुट, ऑल आर पिलर्स, तो पूरा को पूरा माइंस क्या होता है ना, पूरा को पूरा पिलर होता है। आप ध्यान से देखो, तो इतने सारे पिलर्स है। अब तुम इमेजिन करो, जो मैं कल पढ़ाया था कि इतना सारा पिलर्स को अगर एक बार मैं लेना चाहूं तो पॉसिबल है, नहीं है। कम से कम इसका काउंटिंग करोगे तो 1,500 पिलर, तो इतना छोटा माइंस में हो ही जाएगा, इसे तो कम होगा ही नहीं। तो इतने सारे पिलर्स को अगर मुझे लेना है डियर स्टूडेंट्स, कितना सारा पिलर्स, तो एक बार मैं नहीं ले सकता। जो कल क्लास में हम पढ़ाए थे, तो हम लोग क्या क्या हम लोग प्लानिंग किए। अब इस प्लान में एक्चुअली होता क्या क्या डेटा, इसको समझते हैं। तो एक होता बाउंड्री लाइन, मतलब जो आपका माइंस है वो कहां से कहां तक है, देखो ध्यान से, ये माइंस का बाउंड्री लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये माइंस का बाउंड्री लाइन है। और क्या होता है इस माइंस में, इस माइंस में होता है 2 इंटेक जैसा है मेरा, ये दोनों इंटेक हो गया मेरा पे। अब यहाँ पे क्या क्या वर्किंग चला है उसको भी दिखाना होता है। तो देखो जैसे यहाँ पर ये सारे, इस सब चीज को देखो, ये सारा पैनल में काम हो चुका है। देखो यहाँ डॉटेड डॉटेड लाइन, इससे एक बात साबित होती है कि पैनल में काम हो चुका है और ये स्टोन से काम हुआ है, तभी यहाँ पे डॉटेड डॉटेड है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे हैच बना हुआ है, हैच किया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा, कैब्ड, मतलब यहाँ पे केबिन द्वारा काम हुआ है, लेकिन इन सब पार्ट में क्या हुआ, स्टोइंग काम हुआ है। तो इस माइंस में दोनों तरह का वर्किंग अडॉप्ट किया गया था, केबिन में भी और स्टोइंग में भी, दोनों तरह से काम हुआ है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, इस तरह से जो बना हुआ है ट्रैक लाइन है, हॉलेज ट्रैक लाइन इसको बोलते हैं हम लोग। इस तो आप यहाँ पे मोटा मोटी एक बात समझने का प्रयास करो। देखो माइंस तो मेरा पूरा था, ठीक है ना, आप देखो यहाँ पर एक पार्ट बना हुआ, यहाँ पे एक पार्ट बना हुआ, यहाँ पे एक पार्ट बना, यहाँ पे, तो ये सब क्या पैनल है, ये सब क्या है मेरा पैनल है, दीज आर कॉल्ड पैनल, यही पैनल होता है किसी माइंस में। तो एक पैनल में मैक्सिमम और मिनिमम पिलर जो होता है वो डिपेंड करता है आपका दो चीज के ऊपर, एक होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड और दूसरा होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो उस हिसाब से पैनल को यहाँ पर डिजाइन किया गया, इतना इतना पिलर्स को लेना है, इतना इतना पिलर को लेना है। तो इस तरह से हम लोग पैनल सिस्टम में बना के इसको काम किया और इतना सारा पार्ट को हम लोग कवर अप किए। तो ये होता है पैनल, और ये जो बगल में देख रहा हूं ना, ये होता है आइसोलेशन स्टॉपिंग। ये क्या होता है मेरा आइसोलेशन स्टॉपिंग। किस दिन मैं अपना माइंस का, मेरा माइंस का हैंड प्लान जो है ना, उसको मिला के आपको दिखाऊंगा, ध्यान से आप उस चीज को ध्यान से देखना।
उसमें आपको क्या समझ में आएगा, उसमें समझ में आएगा आपको कि रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, सॉरी, उसमें समझ में आएगा मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है मेरा प्लान का, मतलब मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन में किस तरह से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस प्लान में ये अभी बेसिक चीजें मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, किसी और एक दिन में वेंटिलेशन वगैरह जो बाकी चीजें है ना उसको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा नहीं हो रहा इसी प्लान से। पर अभी क्या है कि क्लासेस जस्ट स्टार्ट है, एकदम बेसिक बच्चे स्तर पे हम लोग हैं, अभी 2-3 क्लास हुआ है ना, तो अभी क्या है कि थोड़ा सा समझो, ठीक है, और डिटेल्स में इसको और डिटेल्स में स्टडी करना बताएंगे हम कि कैसे क्या होता नहीं होता है, प्लान में क्या होता है, जब सर्वे हम पढ़ाएंगे तब, अभी नहीं। सर्वे का चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे, हर एक चीज को जानेंगे कि प्लान में क्या होता है, बाउंड्री लाइन क्या होता है, इंटेक रोडवे क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, कैसे दिखाते हैं हम लोग, साफ क्या होता है, होल स्ट्रोक को कैसे दिखाते हैं, पैनल को कैसे दिखाते हैं, उसका पैनल बैरियर को कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, और बाकी जितनी भी चीजें है ना सब चीज के बारे में करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि इसमें ऐसा करके है, इसमें देखो बाबू ऐसा है, इसमें ऐसा है। पर अभी नहीं, अभी उसके लिए टाइम है। अभी 2 क्लास में मेरा जो मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है ना थोड़ा कम बना है, मैंने ऑब्जर्व किया 3 क्लास में लास्ट में, तो एमसीक्यू क्वेश्चन कम बना है, उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कि आज पूरा का पूरा एमसीक्यू पर ही ध्यान जाए। तो मोटा मोटा अभी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस का नोट तो आप लोग के पास हो गया होगा, अब बाकी नोट्स के पीछे हम लोग जाते हैं, बाकी चीजों को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और सवाल, अगर मान लो माइंस में, सॉरी, अगर मान लो लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन मेरा किस तरह का शेप का नहीं होना चाहिए, जो मेरा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा कौन सा शेप का नहीं होना चाहिए, किस शेप का कभी नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, जो लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा किस शेप का नहीं होना चाहिए बाबू, तो भी शेप का नहीं होना चाहिए। जिसका ऑडियो और वीडियो में प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स, आप अपना मोबाइल को ऑन ऑफ करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम आपके मोबाइल में और नेटवर्क में है, यहां पे सब ठीक, तो भी शेप का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा भी शेप का हो जाता है तो क्या समस्या आएगी, अगर लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन मेरा भी शेप का होगा तो क्या समस्या आ सकती है, भी शेप का होने से क्या समस्या आएगी, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या आएगी ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का खतरा बढ़ जाएगा, अगर आपका पैनल भी शेप का हो गया, भी आप फॉर्म कर दिया वहां पे, तो ओवरराइडिंग का खतरा बढ़ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। तो ओवरराइडिंग का खतरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा भी शेप में, ठीक है, ओवरराइडिंग। अच्छा, अगर मान लो मेरा फॉल नहीं हो रहा है तो कौन सा माइंस में खतरा बढ़ेगा, किस चीज का माइंस में खतरा बढ़ जाएगा, अगर मेरा रेगुलर फॉल नहीं हो रहा तो माइंस में किस चीज का खतरा बढ़ जाएगा, अगर रेगुलर फॉल ना हो तो माइंस में किस चीज का खतरा बढ़ जाएगा, मैक्सिमम चांसेस होता है एयर ब्लास्ट का, अगर रेगुलर फॉल ना हो तो एयर ब्लास्ट का खतरा मेरा क्या हुआ, बढ़ जाएगा। तो एयर ब्लास्ट से बचने के लिए किस तरह का, ठीक है, माइंस में किस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, एयर ब्लास्ट से बचने के लिए माइंस में किस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैनल बोल रहा है, कौन बोल रहा है पैनल, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एयर ब्लास्ट शेल्टर, क्या बोलते हैं हम लोग, एयर ब्लास्ट शेल्टर, क्या बोलते हैं हम लोग, एबीएस बोलते हैं, एयर ब्लास्ट शेल्टर बोला जाता है, एबीएस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, अगर फॉल नहीं हो रहा तो फॉल करवाने के लिए एक स्पेशल टाइप का ब्लास्टिंग किया जाता है, उस ब्लास्टिंग टेक्निक को क्या बोलते हैं, फॉल करवाने के लिए एक स्पेशल टाइप का ब्लास्टिंग किया तो उस ब्लास्टिंग को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस ब्लास्टिंग, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंड्यूस ब्लास्टिंग टेक्निक बोलते हैं। इंड्यूस, जो इंड्यूस ब्लास्टिंग करना होता है उसके लिए ब्लास्टिंग कहां से करना होता है, इंड्यूस ब्लास्टिंग जब करेंगे तो ब्लास्टिंग कहां से किया जाएगा, कहां से करेंगे हम लोग, सरफेस से करेंगे, ठीक है, कहां से करेंगे हम लोग, सरफेस से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ कि जो मेरा पैनल हो गया, वर्किंग हो गया, इंड्यूस ब्लास्टिंग टेक्निक हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, मैनफॉल हो गया, लोग, हाँ चलो अब बताओ कि जो मेरा, जब हम केविंग मेथड में काम कर रहे हो तो ठीक है, तो जो पहला फॉल होता है जिसका एक्सटेंशन सरफेस तक नहीं होता है, उस फॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो फॉल होता है जिसका एक्सटेंशन सरफेस तक नहीं होता उस फॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, उस फॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल फॉल, क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल फॉल। अब बताओ कि जिसका एक्सटेंशन सरफेस तक हो जाता है उस फॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेन फॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मेन फॉल बोलते हैं। जो मेरा पैनल का साइज है, पैनल का साइज है, ठीक है, पैनल का साइज इंक्यूबेशन पीरियड के अलावा और कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, इंक्यूबेशन पीरियड के अलावा एक और फैक्टर इस पे डिपेंड करता है, पैनल का साइज इंक्यूबेशन पीरियड के अलावा, प्लान जो मैं दिखा है इसको ध्यान से रखना, याद, बोलो पैनल का साइज इंक्यूबेशन पीरियड के अलावा किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, वेरी गुड, रेट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर होता है।
ये सब क्लास में हम लोग करवा चुके थे, देख चुके थे। ओपन कास्ट में जहां से स्टार्ट होता है, सॉरी, जो मेरा कोई कोयल सिम, ठीक है, सरफेस पे निकला हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको हम लोग? आउटक्रॉप। वेरी गुड। मोटा मोटी तुम लोग जो टॉपिक था लगभग समझा। अभी भी अगर किसी को इतना सारा सवाल में कोई डाउट है, जो मैं पढ़ाया हुआ टॉपिक है, अगर इसमें कोई डाउट है डियर स्टूडेंट, जो कल से मैं पढ़ाया हूं 2 दिन, अगर किसी को कोई डाउट है, जैसे शायद रोल नंबर 4 आपका क्या बोल रहे थे, कोई चंदन, मनोज बोल के कल लड़का कोई था, वो पूछ रहा था कि सर एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, कल पूछ रहा था। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है ना क्लास से रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे मैसेज करके पूछ लो कि हाँ सर ये डाउट है। कोई अगर डाउट है बाबू तो सवाल है तो पूछ लो मैसेज करके, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अभी रिकॉर्डिंग ऑन है सर? हाँ है, नो डाउट सर। रिकॉर्डिंग आप देखोगे पुराना वाला, आपको सब समझ में आ जाएगा। 2 बार 3 बार देखोगे तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है ना। क्या लिखा? सॉर्टिंग मेन पिलर को कैसे काटेंगे? मृणाल, मृणाल तुम कॉल कर लेना, ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा सवाल क्या है। सॉर्टिंग मेन पिलर कैसे काटेंगे? अच्छा स्टोइंग, स्टोइंग बोलो। सर एमसीक्यू इतना फास्ट कैसे लिखेंगे? पीडीएफ मिल सकता? नहीं कोई बात नहीं वैभव, कल आराम से वीडियो को चालू करना, 1 घंटा 2 घंटा घर में पढ़ने का आदत डालो। माँ बाप को भी अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, तुमको भी अच्छा लगेगा। मैं समझ रहा हूं तुम नहीं लिख पाएगा, इसलिए इतना फास्ट है ये। कल 20 मिनट समय लगे, 20-25 मिनट आराम से वीडियो देखना, एक क्वेश्चन आंसर हो रहा है उसको पॉज करना, फिर लिखना। ऐसे तो लिख पाएगा कि नहीं? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू, थोड़ा सा समस्या होगा, लिखो। चलो अब हम लोग आज का क्लास का अपना एमसीक्यू जो है सारा का सारा नोट करना स्टार्ट करते हैं। मोटा मोटे सारे डाउट, सारे सवाल आप लोगों को क्लियर है, जो भी पूछना था सब कुछ आप समझ गए हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का एमसीक्यू, सारा चीज के ऊपर चर्चा करते हैं। हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ पोल सिम। पहला हेडिंग, टाइप्स ऑफ पोल सिम। टाइप्स ऑफ पोल सिम, पोल सिम के प्रकार। पोल सिम का प्रकार कितना होता है, इस पर एमसीक्यू सवाल जो आएगा, मैं उसको जो भी सवाल बनेगा इस पर मैं एमसीक्यू वाइज तुमको लिखवा रहा हूं, ठीक है। फटाफट पेन पेपर लेके बैठो, मैं एक करके लिखूंगा, एक करके आप लोग भी लिखना। देखो तो पहला, देखो कोई भी चीज को जो प्रकार हम लोग बोलते हैं ना, तो किसके अकॉर्डिंग, तो टाइप्स होता है किसके बेसिस पे, तो अकॉर्डिंग टू थिकनेस। पहला क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू थिकनेस, अकॉर्डिंग टू थिकनेस, थिकनेस के हिसाब से, थिकनेस, ठीक है। मतलब सिम का मोटाई के हिसाब से कोल सिम कितने तरह का होता है, थिकनेस के हिसाब से कोल सिम कितने तरह का होता है, उसके बारे में फटाफट लिखेंगे हम लोग। तो पहला लिखो थिन सिम, थिन सिम, थिन सिम। थिन सिम किसको बोलते हैं हम लोग, थिन सिम बाबू उसका बोलते हैं इसका थिकनेस क्या होता है, अप टू 1.5 मीटर होता है, अप टू 1.5 मीटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिन सिम। थिक, फिर है मॉडरेट, फिर नेक्स्ट लिखो मॉडरेट थिक सिम, मॉडरेट थिक सिम। मॉडरेट थिक सिम किसको बोले हम लोग, जिसका जो मोटाई होगा मोर देन 1.5 मीटर टू कितना मीटर तक होगा, 4.5 मीटर तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट थिक सिम। 3 नंबर, थिक सिम, सिर्फ थिक, थिक सिम। थिक सिम किसको बोले हम लोग, जिसका जो थिकनेस होता है वो मोर देन कितना होगा, 4.5 मीटर टू कितना होगा, 8 मीटर, 9 मीटर, माफ करना, 9 मीटर तक। और इसके बाद लिखो वेरी थिक सिम, 4 नंबर, वेरी थिक सिम। कोई कोई बुक में ना ये 8 मीटर का भी डेटा दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। वेरी थिक सिम, ये किसको बोले हम लोग, जब कोई सिम का मोटाई 9 मीटर से अधिक हो, तो ऐसा सिम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी थिक सिम। तो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, चारों का चारों पॉइंट को पहले नोट कर लो कि थिक सिम, सिम का थिकनेस के हिसाब से कितना तरह होता है। एक होता है थिन सिम, जिसका मोटाई क्या होता है, 1.5 मीटर। मॉडरेट थिक का मोटाई कितना होता है, 1.5 से 4.5 मीटर। थिक का कितना होता है, 4.5 से 9 मीटर। और वेरी थिक का क्या होता है, 9 मीटर। तो ये हो गया थिन, थिन का मतलब पतला सिम, ठीक है। थिन का मतलब क्या होता है,
ये पतला सिम के बारे में बोल रहे हैं। मॉडरेट थिक मतलब मॉडरेट थिक मतलब मोटा सिम, ठीक है, मॉडरेट मोटाई सिम। और थिक सिम मतलब मोटा सिम, और वेरी थिक मतलब अधिक थिक सिम किसको बोलेंगे। तो ये मोटा मोटी हो गया। मेरा टर्म बाबू एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं ज्यादातर इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई लिखा है वो इंग्लिश में ही हुआ है पूरा को पूरा, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा सा अगर तुमको कहीं ऐसे तुमको समझ में आ रहा होगा कि तुम क्या पढ़ा क्या सीखा, है ना, तुम समझ गए हो यहाँ पे, इतना तो तुमको पता है, इतना तो ब्रेन तुम्हारा कमजोर नहीं है कि तुम नहीं समझा कि मैं क्या पढ़ा। अगर इसके बावजूद तुमको हिंदी में अगर लिखना है इसका मीनिंग, तो थोड़ा सा और मेहनत करना, थोड़ा सा तुम थोड़ा टाइप करके ना, मोबाइल तो टाइप करते हो दिन भर, है ना, बतियाने के लिए, तो थोड़ा सा और टाइप करना, उसको थोड़ा बोलना बाबू थोड़ा चुप रहा, थोड़ा सा टाइप करके ना इस सब का मीनिंग सर्च कर लेना। आज ज्यादा पूछेगी किससे बात कर रहा है, ऑनलाइन है, बात नहीं करता है, तो बोल देना हम पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, और ज्यादा कुछ परेशान नहीं करेगी। क्या हो, लिखो लिखो। अब बात करते हैं हमने अकॉर्डिंग टू इंक्लिनेशन। लिखा, अकॉर्डिंग टू थिकनेस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू इंक्लिनेशन के बारे में बात करते हैं। लिखो, अब बात करते हैं हमने अकॉर्डिंग टू इंक्लिनेशन के ऊपर। तो इंक्लिनेशन के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या होगा बाबू, इंक्लिनेशन, ठीक है, फटाफट इसको लिखते हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू इंक्लिनेशन। एक बात और डियर स्टूडेंट्स, ध्यान सुन लेना। देखो, अभी अभी जैसे मिटाया ना, तो कुछ बच्चे का क्या हुआ होगा मैं बता देता हूं। कुछ बच्चा लिख नहीं पाया होगा, फिर उसको दिमाग में आएगा अरे क्या ही लिखेंगे, छोड़ो ना, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा, कल लिखेंगे ना, मत करना ऐसा। रिकॉर्डिंग मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्लास में आए हो, क्लास का नोट्स बनाओगे, ठीक है, तुम्हारा टारगेट है क्लास का नोट्स। जितना तुम लिख पाए, जितना तुम समझ पाए उतना ही लिखना, ठीक है। मैं मिटा दे रहा स्पीड में, तुम भी मेरे साथ स्पीड लिखना सीखो, लेकिन सीखो। बी नंबर, अकॉर्डिंग टू इंक्लिनेशन। हम लिख रहे हैं ना बाबू, तुम भी लिखो। देखो, इंक्लिनेशन के हिसाब से, तो इसमें क्या होता है, फ्लैट। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पहला कैटेगरी क्या है, फ्लैट सिम का, फ्लैट सिम, FLAT, फ्लैट सिम। फ्लैट सिम किसको बोले हम लोग, ठीक है, जिसका इंक्लिनेशन कितना हो, इसका अप टू 5 डिग्री, 5 डिग्री वाला सिम का इंक्लिनेशन को फ्लैट बोलते हैं हम लोग। बी नंबर, इंक्लाइन सिम। इंक्लाइन सिम, इंक्लाइन सिम किसको बोले हम लोग, जिसका सिम का, ठीक है, इंक्लिनेशन, ठीक है, मोर देन 5 टू 18 डिग्री हो, मोर देन 5 टू 18 डिग्री हो, ठीक है। सी नंबर क्या है, स्टीप सिम। स्टीप सिम, इसमें किसको बोले हम लोग, स्टीप सिम, जिसका इंक्लिनेशन, ठीक है, मोर देन कितना होगा इसमें, 18 डिग्री, 18 डिग्री से अधिक हो, टू 40 डिग्री तक, ठीक है। और वेरी स्टीप सिम, इसमें कितना होगा, मोर देन 40 डिग्री, 40 डिग्री से ज्यादा। तो ये मोटा मोटे हो गया चारों को चारों बारे में। तो तुम ध्यान से याद रखना कि अगर कोई आपसे पूछे कि इंक्लाइन सिम कितना होता है, अगर 8, जैसे मान लो तुमसे कोई पूछ दिया सवाल में कि एक सिम है जिनका इंक्लिनेशन है 12 डिग्री, ठीक है, 12 डिग्री पे इंक्लाइन पे एक सिम है, तो उस सिम को हम लोग क्या बोलेंगे, तो तुमको पता होना चाहिए सिम को क्या बोलेंगे कि 12 डिग्री है। तो 12 डिग्री किसमें आएगा, देखो इसमें आएगा ना, 12 डिग्री 5 से 18 के बीच, तो 12 डिग्री वाला किसको बोले हम लोग, इंक्लाइन सिम बोलेंगे। अगर कोई बोल दे कोई सिम है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो किसमें आएगा, 30 डिग्री, स्टीप सिम में आएगा। तो इस तरह का सवाल रहेगा तो तुम कर पाओगे इस तरह से, अगर तुमको ये डेफिनेशन पता हो तो, कि वो जो सिम का डेफिनेशन है, चारों का चारों सिम का डेफिनेशन क्या क्या है, कैसा कैसा है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और, मेरा पढ़ाने का तरीका ही, हम क्लास में क्वेश्चन और आंसर लिखा के नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे फ्लैट, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ फ्लैट सिम अप टू 5 डिग्री, ये मेरे से नहीं होगा। इतना मैं करूंगा तो पूरा कोर्स खत्म करने में 1.5 साल लगेगा। मेरे पास टेक्निक यही है कि मैं छोटा छोटा ऐसे करके लिख दूंगा ताकि आप कंपैरेटिवली उसको याद रख पाओ, और इसको याद रखना भी आसान है। सवाल जवाब में टाइम वेस्ट है, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्जाम नहीं लिख रहे हो कि सर मेरा डिप्लोमा में आएगा तो सर हमको तो डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, तो डिटेल्स वाला नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट नोट जैसा मिलेगा, जैसे आपको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाए। मोर देन, लेस देन, सबका प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये वाला अच्छा है या फिर क्वेश्चन आंसर वाला अच्छा है। क्लास में मौजूद 60 बच्चा में से कम 30 बच्चा रिप्लाई देके बताओ
कि कौन सा आपको अच्छा लगा, ये टेक्निक आपको अच्छा लग रहा है या सवाल जवाब में लिखा के टाइम वेस्ट करूंगा वो अच्छा लगेगा। समझ गया। 60 में से लगभग 50-55 बच्चा का ही रिप्लाई है कि सर यही वाला अच्छा है, इसी टेक्निक से हम लोग पढ़ेंगे। इससे आप लोगों के पास जो वो नोट्स बन के तैयार होगा, एक स्ट्रॉन्ग नोट होगा जो आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पर भी काम करेगा। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू, देखो डेप्थ, अब किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डेप्थ, पॉइंट सी हो गया वाला, पॉइंट सी लिखो, अकॉर्डिंग टू डेप्थ, डेप्थ लिख लो, जल्दी लिख लो बाबू, इसको जल्दी से मैं उठा देता हूं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेप्थ, डेप्थ के अनुसार, डेप्थ के अनुसार सिम कितना तरह का होता है, ठीक है, डेप्थ के हिसाब से सिम कितना तरह का होता है। तो पहला होता है सैलो डेप्थ, सैलो डेप्थ सिम, सैलो डेप्थ एक नंबर, सैलो डेप्थ, SHALLOW, सैलो डेप्थ। सैलो डेप्थ किसको बोलेंगे हम लोग, जो कोई सिम, ठीक है, जिसका डेप्थ अप टू 150 मीटर, इसका गहराई कितना होगा, अप टू 150 मीटर, अप टू 150 मीटर में रहने वाला सिम को हम लोग क्या बोलेंगे, सैलो डेप्थ, ठीक है। 2 नंबर, इसी का दूसरा नंबर, सैलो डेप्थ के बाद क्या आएगा, मॉडरेट डीप सिम, मॉडरेट डीप सिम, अब इसको मिटाना पड़ेगा, मॉडरेट डीप सिम, मॉडरेट डीप सिम, मॉडरेट डीप सिम किसको बोलेंगे हम लोग, जिसका गहराई, ठीक है, 150 मीटर से अधिक, माफ करना, 150 मीटर से अधिक टू 450 मीटर तक हो, ऐसा कोई सिम जिसका गहराई 150 मीटर से अधिक और 450 मीटर तक गया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट डीप सिम। और एक होता है आपका डीप सिम, DIP डीप सिम, डीप सिम किसको बोले हम लोग, वैसा कोई कोल सिम जिसका गहराई 450 मीटर से ज्यादा हो, मतलब द कोल सिम डेप्थ इज मोर देन 450 मीटर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए जो आपके हर एक एग्जाम में काम आएगा, हर एक चीज के लिए काम आएगा, दैट इज द अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ गैसीनेस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ गैसीनेस के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे सवाल रहता है, चाहे तुम कहीं पर भी भाग के निकल जाओ, लेकिन डिग्री ऑफ गैसीनेस से सवाल आपको हमेशा फंसाएगा, ठीक है, हर एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है। तो सी नंबर के अनुसार हो गया, अब हम लोग डी नंबर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ गैसीनेस। मिटा दे बाबू, इसको मिटा दें, चलो मिटा देता हूं, एक लाइन मिटा देता हूं, चलो 2 लाइन मिटा देता हूं। अकॉर्डिंग टू क्या है, डिग्री ऑफ गैसीनेस। अब एक बात याद रखना यहां पे ध्यान से, जो डिग्री ऑफ गैसीनेस पहले था ना, अभी चेंज हो गया बहुत सारा चीज, इसलिए तुमको ध्यान देना पड़ेगा डिग्री 1 में क्या है, डिग्री 2 में क्या है, डिग्री 3 में क्या है। और देखो इस चीज को कितना आसानी से तुमको याद दिला देते हैं, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 पढ़ा है कि नहीं कभी, तुम कभी ना कभी पढ़ा है, ठीक है, मेरे पास एक बार पढ़ के देखो कि सर कैसे पढ़ाते हैं, कितना आसानी से याद करवाते हैं। तो डिग्री ऑफ गैसीनेस का जो डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 है ना, 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक होता है आपका जनरल बॉडी ऑफ एयर में, और मीथेन, ठीक है, पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन, तो 2 तरह से होता है, ठीक है, यानी इसका 2 कॉलम बनेगा आपका, एक कॉलम होगा आपका किसके ऊपर, डिग्री के ऊपर होगा, डिग्री के ऊपर होगा एक कॉलम, और एक होगा आपका, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दूं CH4, ठीक है, एक्ट, मैं छोटा में लिख रहा हूं, ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर, ठीक है, मैं छोटा लिख रहा हूं बाबू, तुम लोग पूरा लिखना, जीबी का मतलब जनरल बॉडी है, ठीक है, तुम लोग पूरा लिखना, मीथेन एट जनरल बॉडी ऑफ एयर। और तीसरा क्या है आप सबको पता है कि CH4 पर टन कोल प्रोडक्शन, एक होता है पर टन कोल प्रोडक्शन पे, ठीक है, ये दोनों पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, बारी बारी से देखते हैं तो क्या होता है। तो अगर मेरा माइंस मान लो मेरा क्या है, डिग्री 1 है, मेरा क्या होगा, डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 में क्या होगा, जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितना होना चाहिए मीथेन, तो इसमें होना चाहिए अप टू 0.1%, याद करें अप टू 0.1% ही रहेगा जनरल बॉडी ऑफ एयर में, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और मीथेन का प्रोडक्शन कितना होगा, इसमें भी होगा अप टू कितना होगा, 1 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन, ठीक है, इतना मीथेन रहेगा, ठीक है। 2 डिग्री, अगर मान लो मेरा डिग्री 2 है, मेरा मान लेते क्या है, मेरा डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तब क्या होगा ये वाला, तो इसमें जो मीथेन होगा वो हो जाएगा एक्सीड, ध्यान से एक्सीड 0.1%। देखो डियर स्टूडेंट, मैं बार बार मेरे पढ़ाने का टेक्निक ना सबसे अलग और अद्भुत है, तुम इस बात को एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लो।
तुम जिस चीज के लिए पूरा मेहनत करते हो, दिन रात खटते हो ना, हम लोग उस चीज को इतना शॉर्ट में करके तुम्हारे सामने रख देंगे ना कि तुम उसको देख के याद हो जाएगा, अरे इसमें तो 0.1% सर लिखे हैं। इतना लैंग्वेज, इतना टर्म लिखने का जरूरत ही नहीं है। इतना टर्म लिख लेते हैं ना हम लोग मन में कि इतना ये, तुमको जरूरत क्या है, तुमको पता होना चाहिए कितना है, तो पता चल गया यहां से कि 0.1% से ज्यादा होना चाहिए। और प्रति टन कॉर्पोरेशन में कितना होगा इसमें भी होगा आपका एक्सेड 1 मीटर क्यूब 2, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 10 मीटर क्यूब, बस हो गया 10 मीटर क्यूब पर टन। इतना आप लिख पाए, आपको सब याद है इसमें से, ठीक है। और एक तीसरा बचा आपका रेड ग्रीन ब्लैक, ब्लैक वाला इस्तेमाल करता हूं, तो आप तीसरा क्या बचा आपका, ब्लू इस्तेमाल करेंगे। देखो तीसरा बचा डिग्री 3, डिग्री 3, तो डिग्री 3 में क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या होगा, इसमें भी सेम एक्सिड कितना 0.1%, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी एक्सिड कितना, एक्सिड 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर, माफ करना 10 मीटर क्यूब प्रति टन, बस इतना ही है। आप इतना अगर अच्छे से कर पा रहे हो ना तो आपका कंप्लीट है डिग्री ऑफ गैसीनेस के ऊपर, ध्यान से देख लो, इतना ही है, ठीक है। अब इसी को हम लोग इतना ज्यादा जीटी में ये में ना इतना कंफ्यूज रहते हैं ना, इतना बात को हम लोग नहीं बोल पाते समझा के। इतना बात अगर तुम बोल पाओगे तो कितना आसान है। जनरल बॉडी में क्या है, डिग्री 1 में अप टू 0.1 है, डिग्री 2 3 में एक्सिड है। देखो कितना कॉम्पिटेटिव भी तुम आसानी से याद कर लिया। अब इसी चीज को मैं डेफिनेशन लिखा था ना, भी 30 मिनट खत्म हो जाते इसी में, इसी को पढ़ाने में आधा घंटा चला जाता मेरा कि डिग्री 1 क्या है, डिग्री 2 क्या है, डिग्री 3 क्या है, ठीक है। तो मेरा जो नोट्स है वो ऐसा नोट्स है ना, इसको नोट्स 2.1 हम लोग बोलते हैं, बच्चे लोग उसको डिफाइन करते हैं नोट्स 2.1। इसका खास बात यह है कि छोटा में बढ़िया से बढ़िया ज्यादा से ज्यादा तुमको समझा देना, हर एक चीज तुमको समझा देना, ध्यान से इसको नोट कर लो। देखो तो क्या हो गया, डिग्री 2 में एक्सिड 0.1%, डिग्री 3 में एक्सिड 0.1%। और मीथेन का क्या होगा पर टन के हिसाब से, अगर डिग्री 1 है तो अप टू 1 मीटर क्यूब पर टन, और डिग्री 2 में एक्सिड 1 मीटर क्यूब 2 10 मीटर क्यूब तक रहेगा, और डिग्री 3 में एक्सिड 10 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन को आप याद रखना, ठीक है। इसमें नॉर्मली ये जिक्र नहीं किया गया एक्सिड 0.1%, लेकिन डेफिनेशन में ही आ जाएगा वो, है ना, ये जिक्र नहीं इसका, लेकिन आप मान के चलो कि ये है, क्योंकि डिग्री 2 में है तो डिग्री 3 में भी रहेगा ही रहेगा। इसमें ना ध्यान रहे बाबू, ये वाला जो मैं यहां लिखा हूं ना, ये वाला डेफिनेशन में नहीं है, है ना, ये आप ऐसे ब्रैकेट में लेके काट दो, ठीक है ना, मैं आपको बता दिया नॉलेज के लिए, किसी के सामने बोल मत देना डेफिनेशन में कि सर ये पढ़ाए थे, ये है नहीं, डेफिनेशन में ये लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जब 2 में अगर एक्सिड 0.1 होगा तो 3 में भी होना स्वाभाविक ही है, इसमें केवल मीथेन प्रोडक्शन के हिसाब से बात होता है, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन में नहीं है, मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। मिटा दो इसे, परमिशन है तो मिटा दो, आप लोग का अगर आज्ञा है तो मिटा दो बाबू इसको। तुम लोगों का ना अटेंडेंस मिलेगा, ठीक है। मैं देख रहा हूं क्लास में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। पता है तुम लोग को एप्लीकेशन का इतना खास बात है, तुम कितना देरी क्लास कर रहे हो ना, एप्लीकेशन में रिकॉर्ड हो रहा है। हर 1 मिनट अगर तुम 1 मिनट कम क्लास किया ना तो एप्लीकेशन में रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग को कॉल जाएगा। अगर तुमको यकीन नहीं है ना तो मैं तुमको भेज दूंगा, 1 दिन 2 दिन पहले का अटेंडेंस, 2 तारीख का देख लेना अपना अपना कि कितना देरी क्लास में मौजूद था तुम, ठीक है। और एक बात, जो बच्चे क्वालिफाई हुए ना इंस्टीट्यूशन से, तुम उसका भी अटेंडेंस देखना क्लास में, वो कितने प्रेजेंट रहते थे। मैं तुमको पुराना रिकॉर्ड भी भेज दूंगा, जो बच्चे का एग्जाम क्रैक हुआ है, तुम देख के हैरत करोगे उनका रिजल्ट, तो उनका अटेंडेंस देख के हैरत करोगे, ठीक है। चलो अब इसको मिटाते हैं, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत इधर उधर का बात, देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग का पढ़ाई का सेकंड स्टेज है, स्टेज 1 जिसमें हम लोग पूरा डिटेल्स में सब चीज समझ लिए। अब स्टेज 2 सब चीज के ऊपर एमसीक्यू नोट्स कर रहे हैं। तो स्टेज 1 और स्टेज 2, अब स्टेज 2 पे काम चल रहा है हम लोग का, सारा का चीज के ऊपर एमसीक्यू नोट्स, ठीक है। स्टेज 2 में काम हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सारा एमसीक्यू। अच्छा कोई हेडिंग वाला मिनिमम मैक्सिमम फेस देगा तो आप निकाल लोगे ना उसको, एक न्यूमेरिकल उस तरह से उतार के रखना। मैनर ऑफ स्लाइसिंग जो होता है ना, उसमें हम लोग बाद में कभी चर्चा करें कैसे काम होगा नहीं होगा।
उसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। चलो अब कुछ एमसीक्यू नोट्स हम लोग करते हैं, फटाफट देखते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू नोट्स, एमसीक्यू मतलब सवाल जवाब। क्वेश्चन नंबर 1, एक नंबर लिखो, राइट द साइज ऑफ, राइट द साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ गैलरी, राइट द साइज ऑफ गैलरी। गैलरी का साइज क्या होता है, क्या होता है गैलरी का साइज, गैलरी का साइज कितना होता है, ठीक है, कितना होता है। तो जो गैलरी मेरा होता है उसका साइज कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है, कि जो मेरा गैलरी होगा उसका साइज कितना होगा, कितना साइज का गैलरी रहता है। तो एज पर सीएमआर आप फॉलो करोगे ना, ठीक है, एज पर सीएमआर कौन सा, कोई बता सकता है रेगुलेशन नंबर कौन सा है, वो कौन सा रेगुलेशन में गैलरी का साइज बारे में बोला गया है, क्या है रेगुलेशन नंबर। तो एज पर सीएमआर 111, वेरी गुड, एज पर रेगुलेशन कौन सा 111, तो एज पर, ठीक है, रेगुलेशन कितना 111, ठीक है, ऑफ 2017 का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसके अनुसार। तो जो गैलरी होता है, गैलरी किसको बोलेंगे बाबू, जैसे ये मेरा गैलरी है तो इसमें क्या होगा, एक चौड़ाई होगा और एक ऊंचाई होगा, ही ना होगा, दो चीज, एक चौड़ाई होगा और इसका ऊंचाई होगा, तो चौड़ाई और ऊंचाई लिखना है, ठीक है। तो ए नंबर, ठीक है, विथ, विथ कितना होना चाहिए, विथ नॉट मोर देन, ध्यान से लिखना, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन कितना होना चाहिए 4.8 मीटर, यानी कोई गैलरी होगा उसको चौड़ाई कम से कम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 4.8 मीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हाइट कितना होना चाहिए, हाइट नॉट मोर देन, हाइट कितना होगा, हाइट नॉट मोर देन कितना होगा 3 मीटर, ठीक है, हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और चौड़ाई कितना 4.8 मीटर ज्यादा होना चाहिए। और कौन सा सीएमआर में इसका जिक्र है, सीएमआर 111 और 2017 का 111 सीएमआर में जिक्र है, इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, राइट द साइज ऑफ पिलर, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द साइज ऑफ पिलर, पिलर का साइज कितना होगा, पिलर का चौड़ाई कितना होता है, ठीक है, पिलर का साइज कितना होगा, ठीक है। तो पिलर का चौड़ाई कितना होता है, वो पिलर का चौड़ाई, तो पिलर का जो साइज होता है हम लोग पिलर का साइज नॉर्मली हम लोग सेंटर टू सेंटर मापते हैं, है ना, नोट करके लिख लेना कहीं पे साइड में, सेंटर टू सेंटर, क्या बात कर रहा हूं, सेंटर टू सेंटर, सी टू सी लिखना, सेंटर टू सेंटर का मैं बात कर रहा हूं। तो पिलर का जो साइज है सेंटर टू सेंटर कितना होगा, वो ए नंबर। इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका कितना, तो आप एज पर सीएमआर आप देखोगे ना, तो मिनिमम जो है, मिनिमम 12 मीटर टू 48 मीटर दिया हुआ है, पिलर का साइज कितना है 12 मीटर से 48 मीटर तक जिक्र किया गया, पिलर का साइज कितना होना चाहिए 12 से 48 होना चाहिए। सी टू सी मतलब सेंटर टू सेंटर, पिलर का साइज सेंटर से सेंटर होता है। अब पिलर का साइज कैसा होता है मैं बताऊं, देखो जैसे मान लो बाबू ये आपका क्या है, एक मेरा पिलर है, ठीक है, ये एक पिलर है, तो इस तरह पिलर को हम लोग, मान लो पिलर को हम लोग डिनोट कर रहे हैं इस तरह से, तो ये जो पिलर आप देख रहे हो ना, इसका सेंटर से लेके इस सेंटर तक का डिस्टेंस के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना, सेंटर पॉइंट से सेंटर, ये पिलर मतलब कॉर्नर से नहीं मापा जाता है, पिलर को कहां से मापा जाता है, हमेशा सेंटर से सेंटर मापा जाता है, याद रखना, ठीक है, पिलर को हमेशा कहां से मापते हैं, सेंटर टू सेंटर मापते हैं। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पिलर को कहां से मापते हैं आप, कॉर्नर से मापते हैं या सेंटर से मापते हैं, तो सेंटर से मापते हैं, ठीक है। देखो, हु गिव द परमिशन फॉर वाइडनिंग ऑफ गैलरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द परमिशन फॉर वाइडनिंग ऑफ गैलरी, क्वेश्चन नंबर 3, who give permission for widening, क्या लिखे, who give the permission for widening of gallery, widening of gallery, वाइडनिंग ऑफ गैलरी मतलब गैलरी को चौड़ा करना, वाइडनिंग मतलब चौड़ाईकरण करना, क्या करना, चौड़ा करना, इसका मतलब क्या होता है चौड़ा करना, ठीक है। तो गैलरी को चौड़ा करने के लिए, चौड़ाई को बढ़ाने के लिए कौन परमिशन देता है, किसका परमिशन चाहिए आपको, है ना, किसका परमिशन से गैलरी को चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है, इसका जवाब क्या हो जाएगा RI, दैट इज द रीजनल इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन मिलता है गैलरी का चौड़ाई को बढ़ाने के लिए। आप लोग पूरा लिखना रीजनल इंस्पेक्टर,
रीजनल इंस्पेक्टर, आज बहुत ज्यादा गर्मी है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो हाउ मच गैलरी, ठीक है, सेल बी स्टोर्ड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, एक काम करके इससे सवाल लिखता हूं। देखो इससे सवाल लिखते ज्यादा मजा आ रहा है। हाउ मच गैलरी सेल बी शैल बी स्टोर्ड, हाउ मच गैलरी सेल बी स्टोर्ड टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर कोलैप्स, टू प्रिवेंट, ठीक है, टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर कोलैप्स। तो कोलैप्स का स्पेलिंग देख लेना, तो PSE होगा, हम PAS से लिख दिए कोलैप्स, ठीक है। तो प्रीमेच्योर कोलैप्स का बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो गैलरी का देखो हाउ मच मतलब कितना गैलरी को स्टोर करते हैं, कितना गैलरी में स्टोरिंग किया जाएगा, कितना गैलरी को स्टोर्ड मतलब स्टोरिंग क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे लिखते हैं यार, स्टोरिंग ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है, ऐसे लिखाएगा। तो कितना गैलरी में स्टोरिंग किया जाएगा, किस लिए, ताकि उसमें प्री मैच्योर कोलैप्स ना हो। प्री मैच्योर कोलैप्स का हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे भी नहीं पता। तो प्री मैच्योर कोलैप्स से बचने के लिए गैलरी को कितना स्टोरिंग करेंगे, तो जो उसका हाइट होगा ना, हाइट का 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ टोटल हाइट, 2/3 ऑफ टोटल हाइट, टोटल हाइट। तो जितना गैलरी का हाइट होगा ना ऑफ गैलरी, तो जो गैलरी का हाइट होगा ना उसका 2/3 भाग, जो गैलरी का हाइट होगा उसका 2/3 भाग को हम लोग क्या करेंगे, स्टोरिंग कर देंगे। तब क्या होगा, प्री मैच्योर कोलैप्स से बचाया जा सकता है। ये मतलब बाबू इसका मतलब ये हो गया, देखो जैसे इसका मतलब समझा देता हूं। जैसे मान लो मेरा पिलर है, ठीक है, ये मेरा पिलर था, अब तुम यहाँ पे काट कूट के निकाल लिए, तो इस तरह से तुम्हारा हो गया, इस तरह बन गया है। तो ये जो जगह है खाली, ये जैसे मान लो रीब है, यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ रीब है, तो ये जो जगह रीब सब बचा हुआ है ना, इस रीब में तुमको बालू भरना है। तो कितना बालू भरो, कम से कम 2/3 भाग, 2/3 हिस्सा नीचे से, 2/3 पार्ट, ये 1/3 है। तो 2/3 भाग में तुम्हारा क्या भरना होगा, इसमें पूरा बालू भर देना होगा, ताकि ये भाग को सपोर्ट मिल जाए और ये फिर से धंसने न पाए, ठीक है, प्रीमेच्योर कोलैप्स से बचाया जा सके। देखो व्हाट इज द पार्टिंग बिटवीन कंटिन्यूअस सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंटिन्यूअस सीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो पूछता है व्हाट इज कंटिन्यूअस सीम। देखो व्हाट इज द पार्टिंग ऑफ कंटिन्यूअस सीम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, what is the parting of contiguous seam, contiguous seam। तो जो contiguous seam होता है ना, contiguous seam उसका पार्टिंग कितना होता है, एक्चुअली contiguous seam का डेफिनेशन में उसको पार्टिंग के बारे में बोला गया कि अगर कोई दो सीम, ठीक है, 9 मीटर या उसके अंदर आ जाए, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है बाबू, विद इन 9 मीटर, 9 मीटर के अंदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, विद इन कितना होगा, विद इन 9 मीटर। अगर दो कोयला सिम, ठीक है, 9 मीटर के अंदर हो, 9 मीटर या उसके अंदर हो, तो उसको हम लोग कंटिग्यूअस सिम बोलेंगे, कंटिग्यूअस सिम बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कंटिग्यूअस सिम। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब हो गया, देखो जैसे मान लो ये मेरा एक सिम है, ठीक है, अब इसके 7-8 मीटर नीचे एक और सिम है, तो इस सिम को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिग्यूअस सिम, दोनों को डिफाइन करेंगे, ये इसका कंटिग्यूअस, ये इसका कंटिग्यूअस, दोनों को कंटिग्यूअस बोलेंगे। क्यों, ठीक है, दोनों 9 मीटर के अंदर है। तो ऐसा कोई सिम जो 9 मीटर के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिग्यूअस सिम बोलते हैं, हम लोग कंटिग्यूअस सिम बोलेंगे। अब इस तरह का सिम है ना, चलाने के लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, इसीलिए इसको अलग से डिफाइन किया गया 9 मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हाउ मेनी ऑफसेट प्लान, हाउ मेनी ऑफसेट प्लान, 6 नंबर, हाउ मेनी ऑफसेट, ऑफसेट प्लान भेजते हैं हम लोग, ऑफसेट प्लान, प्लान सेल बी सेंड टू किसको, टू आरआई के पास कितना सारा ऑफसेट प्लान भेजेंगे, ठीक है, फॉर किस लिए, फॉर डेप्लेरिंग, डेप्लेरिंग परमिशन,
देखो वो याद रखना, डिप्लेयरिंग का परमिशन ना आरआई देता है, ठीक है, और स्टोइंग का परमिशन कौन देता है? स्टोइंग का परमिशन देता है सीआई। तो डिप्लेयरिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग परमिशन कैसे लेते हैं? आरआई से लेते हैं। तो कितना सारा प्लान भेजना होता है इसमें? एटलीस्ट 2, कम से कम कितना? एटलीस्ट 2। तुम 3 भेजो कोई दिक्कत नहीं है, मजा है उसके लिए। एटलीस्ट 2 कॉपी, 2 कॉपी हम लोग भेजते हैं, ठीक है। और ये जो प्लान होता है ऑफसेट, इसका आरएफ कितना होता है? इसका आरएफ होता है आपका 1:500। 1:500 आरएफ में हम लोग बना के भेजते हैं। कितना प्लान? 2 प्लान को हम लोग भेजते हैं 1:500 में, 2 कॉपी भेजा जाता है। देखो, when status of stowing shall be sent to RI। नेक्स्ट क्वेश्चन, RI, यहाँ पे RF का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, when status of stowing send to RI, स्टेटस ऑफ स्टोइंग सेंड टू RI। तो RI के पास जो स्टोइंग का स्टेटस है, कितना स्टोइंग हुआ, इसका स्टेटस कब भेजते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग भेजते हैं बिफोर 10th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीना का 10वां दिन से पहले, ठीक है। बिफोर 10th डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। और कौन भेजता है इसको? किसके द्वारा भेजा जाता है? बाय ओनर / एजेंट / मैनेजर। इसके द्वारा भेजा जाता है, ओनर, एजेंट और मैनेजर द्वारा, इसको द्वारा साइन करके भेजा जाता है, ठीक है। क्या भेजा जाता है? 10 तारीख उससे पहले। जैसे मान लो 10 तारीख आने वाला, अभी इस महीना चल रहा है, तो अगर कहीं पे स्टोइंग हो रहा है, ठीक है ना, तो वो मैनेजर, ओनर, एजेंट, मैनेजर पूरा मापेगा कि मेरा कितना बालू भरा है, कितना मेरा कोयला निकला, इसका एक रेशियो निकाल के उसको पर्टिकुलर भेजे कि हाँ सर इतना हम लोग बालू भरे, तब उसको आगे काम करने का परमिशन मिलेगा। अगर वो नहीं भेजता ना ऐसा, तो क्या होगा कि उसको पता चलेगा कि भाई ऊपर में बालू भर रहा नहीं, तो सरफेस में क्रैक्स वगैरह डेवलप हो सकता है, ठीक है, सरफेस पे फॉल भी हो सकता है। तो उसको रिपोर्ट उसको भेजना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा कि कितना कितना क्या काम हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं अब। सब समझ में आ रहा है इकट्ठे करके? हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन भी थोड़ा थोड़ा करते जा रहा हूं, ठीक है। देखो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लिखो, हाउ मेनी पिलर शैल बी रेस्ट्रिक्टेड। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 9 होगा ना शायद, 8 या 9 होगा, 7 या 8 होगा। लिखो, हाउ मेनी पिलर शैल बी रेस्ट्रिक्टेड। हाउ मेनी पिलर shall be restricted। how many pillars shall be restricted मतलब for extraction। लिखो, मैं समझा देता हूं मतलब क्या है for extraction, ठीक है। for extraction when declaring, ठीक है, it just start। जिसको जब सवाल समझ में आ गया एक जवाब दे दे, मैं रिप्लाई देखूंगा। जस्ट स्टार्ट, इसका सवाल समझ में आ गया, रिप्लाई दे दे बाबू। देते क्लास में कितने लोग सवाल समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 10 लोगों को तो समझ में आया। देखो बाबू, इसका मतलब क्या है? देखो, जस्ट हम लोग डिक्लेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा पैनल है ना। तुम सोचो, ये मेरा पैनल है, तुम डिक्लेयरिंग कैसे स्टार्ट करोगे? तुम डायगोनली चलाओगे। तो डायगोनली चलाओगे तो तुम कैसे लोगे बताओ? ये आपका जैसे मान लो पिलर्स है, ठीक है, तो ऐसे लोगे तो पहला पिलर लोगे, दूसरा पिलर लोगे। तो अगर आपके पास 2 मशीन है तो तुम एक ही पिलर में दोनों थोड़ी ना लगाओगे, एक तो तुमको दूसरा पिलर देना पड़ेगा उसके लिए। तो एक साथ अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो एक से ज्यादा तुमको पिलर पे काम करना पड़ेगा। तो वही सवाल पूछा है कि हाउ मेनी पिलर, कितना पिलर शैल बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, फॉर एक्सट्रक्शन करने के लिए कितना पिलर रेस्ट्रिक्टेड है, उससे ज्यादा तुम पिलर को नहीं टच कर सकता। व्हेन डिक्लेयरिंग इज जस्ट स्टार्ट, जब डिक्लेयरिंग तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उस समय मैक्सिमम कितना पिलर को तुम एक साथ एक्सट्रक्ट कर सकते हो, एक साथ तुम ले सकते हो। एक्सट्रक्शन के लिए कितना पिलर तक का परमिशन है या उससे ज्यादा का मनाही है, ठीक है। तो कितना का परमिशन है? मैक्सिमम 4 पिलर। कितना का बाबू?
4 पिलर, कितना हो जाएगा 4 पिलर। कि जब डिप्लेयरिंग स्टार्ट होता है तो 4 वो पिलर तुम एक साथ चला सकते हो पहले में, ठीक है। 4 पिलर तो तुम स्टार्टिंग में 4 पिलर चला सकते हो एक साथ, 1 2 3 और 1 4, ये 4 पिलर को तुम एक साथ चला सकते हो एक साथ, यहां से यहां तक। लेकिन जैसे तुम्हारा डिप्लेयरिंग जैसे तुम्हारे स्टार्ट हो गया, काम प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद नेक्स्ट 2 पिलर, ठीक है। आफ्टर रेगुलर प्रोडक्शन 2 पिलर। लेकिन यही वाला जब रेगुलर प्रोडक्शन आपका हो जाएगा ना तो 2 पिलर चलाना होगा मात्र, ठीक है। आफ्टर रेगुलर प्रोडक्शन लिख लो यहाँ पे, आफ्टर रेगुलर, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है, 2 पिलर, 2 ही पिलर को हम लोग चलाएंगे। अगर रेगुलर प्रोडक्शन हो जाए तो 2 पिलर चलाएंगे और ऐसे हम लोग 4 पिलर तक चलाएंगे, ठीक है। ये 2 डेटा है, दोनों का ध्यान में रखना। ये सवाल थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस तरह का सवाल आजकल एग्जाम में ज्यादातर वो छाट छाट के लाके पूछ रहा है। तो जो कंपटीशन वाला है, थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ा, इसलिए सब सवाल पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है, तुम लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। देखो देखो हाउ मच, ठीक है, हाउ मच पार्टिंग मेंटेन, ठीक है, मेंटेन, ठीक है, इन ड्यूरिंग कंटिन्यूअस सिम वर्किंग। बाबू एक बात याद रखना, आप लोग एक बात थोड़ा नोटिस करना, देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, ब्रेन और हाथ कभी कभी क्या होता है ना, मतलब ये होता है, तो थोड़ा थोड़ा अगर कभी स्पेलिंग वगैरह थोड़ा इधर उधर हो जाए, आई के जगह आपको लगे एल लिखा हुआ है, तो थोड़ा उसको ठीक कर लेना अपने से, ठीक है ना। ये होना स्वाभाविक है क्योंकि मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और लिख रहा हूं, तो हाथ और जुबान एक साथ चल रहा है ना, इसमें क्या होगा ना, थोड़ा सा एक समस्या आती है। तो इसको अगर कहीं भूल भाल रहे तो उसको थोड़ा अपने से ठीक कर लेना। तो देखो जैसा बताए, कॉन्टिन्यूअस सिम मतलब एक सिम है दूसरा सिम है, तो अगर दोनों सिम को तुम काम कर रहे हो तो एक साथ काम करने के लिए मिनिमम कितना पार्टिंग मेंटेन करना होगा, तो 3 मीटर पार्टिंग कम से कम होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कोयला सिम 0.5 मीटर में ही है, देखो सिम था इसके अंदर सटा हुआ एक सिम है, अंतर है 0.5 मीटर, तो 3 मीटर पूरा पार्टिंग होना चाहिए, तो नीचे वाला तुम 2.5 मीटर और छोड़ के काम करोगे। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा, कम से कम 3 मीटर का पार्टिंग रखना पड़ेगा दोनों सिम के बीच का, ठीक है। बहुत बार मल्टी सेक्शन चलाया जाता है थिक सिम में, है ना, वेरी थिक सिम में टॉप और बॉटम, तो 3 मीटर का पार्टिंग रख के चलाया जाता है, उसमें भी 3 मीटर पार्टिंग रखना होता है। टॉप और बॉटम चलाना होता है ना मल्टी सेक्शन में, तो भी 3 मीटर का पार्टिंग रखना होता है, ठीक है। ठीक है, अब इसको जानने के लिए, ठीक है, टू इंश्योर इट, ठीक है, 30 मीटर तो हम लोग क्या करते हैं, बोर होल लगा दे, इसको भी लिख लो, टू इंश्योर इट, ये पूछेगा इंश्योर इट, ठीक है, एट 30 मीटर इंटरवल, ठीक है, बोर होल शैल बी ड्रिल, बोर होल शुड बी ड्रिल लिखो, बोर होल शुड बी ड्रिल। मतलब अगर इस चीज को आपको मेंटेन करना है कि पार्टिंग मेरा हो रहा है, कितना पार्टिंग मेरा कितना हो रहा है, ध्यान देखो बाबू, देखो ध्यान समझना, इसको मैं मिटाता हूं, पहले समझाऊंगा अच्छा से इस चीज को। देखो मान लो मेरा कंटिन्यूअस सिम था, एक सिम ये वाला है, ठीक है, इसी से सटा हुआ एक सिम था मेरा ये वाला 3 मीटर मोटा मान लेते हैं। अब इसी से नीचे एक सटा हुआ और सिम है जो कि 8 मीटर 6 मीटर मोटा ऐसा मान लेते हैं, ये एक सिम है मेरा, ठीक है, और इसके नीचे एक और सिम। तो तुम सोचा कि एक चलो इसको लेते, इसके साथ साथ इसको भी ले लें, लेकिन अगर ऐसा तुम चला रहा है तो इसके बीच का पार्टिंग कम से कम 3 मीटर मेंटेन करना होगा। 3 मीटर पार्टिंग छोड़ दो तो तुमको इतना छोड़ के काम करना पड़ेगा, पहला बात तो ये। अब ये सही है कि नहीं, इसके लिए तुमको सरफेस माफ करना, ऊपर वाला सिम से नीचे वाला सिम में बोर होल करना पड़ेगा, जांच करके देखना पड़ेगा 3 मीटर का पार्टिंग हो रहा है कि। अब एक बोर होल से दूसरा बोर होल जब लगाओगे फिर 30 मीटर बाद एक लगाना पड़ेगा, हर 30 मीटर पे बोर होल लगा के जांच करना पड़ेगा कि 3 मीटर का पार्टिंग है कि नहीं, क्यों, नहीं तो क्या होगा, कभी जाकर दोनों आपस में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को जानने के लिए हर 30 मीटर में हम लोग क्या करेंगे, बोर होल लगाएंगे और जांच करेंगे। साउंड नहीं आ रहा है, क्या नाम है आपका, अविनाश कुमार पटेल। अविनाश थोड़ा सा नेटवर्क में आप बाबू, सभी को साउंड आ रहा है, केवल आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। जिसका साउंड बाकी चीजों में प्रॉब्लम हो रही है ना, वीडियोस वगैरह में, तो आप समझो कि आपका प्रॉब्लम है कि बाकी 67 स्टूडेंट्स क्लास में
68 में से आपको एक प्रॉब्लम हो रहा है तो बाकी लोग ठीक है, इसका मतलब आपको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। नेटवर्क में आप आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो मोबाइल को ऑन ऑफ कर लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो ये हो गया मेरा, मोटा मोटी यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 हटा दूं? चलो देखो, राइट द मिनिमम थिकनेस ऑफ कोल सीम, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड। क्वेश्चन 10, राइट द ठीक है मिनिमम थिकनेस ऑफ कोल सीम, ठीक है, कोल सीम फॉर बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। मिनिमम कितना होगा, 1.5 मीटर। बोर्ड एंड पिलर मेथड जहां पर भी काम होगा वहां पे कम से कम कोल का सीम का थिकनेस 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। देखो ऑन विच फैक्टर साइज ऑफ पैनल डिपेंड, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 11, देखो ऑन विच फैक्टर साइज ऑफ पैनल डिपेंड। तो पैनल का साइज किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो बाबू याद रखना, पैनल का साइज दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर ए, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड, और दूसरा नंबर क्या है, डेली रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रोज का प्रोडक्शन किस रेट से हो रहा हो, और इंक्यूबेशन पीरियड, ये दो चीज पे निर्भर करता है डियर स्टूडेंट्स। ये दो चीज ठीक ठाक होना चाहिए, तब जाकर आपका क्या होगा, अपे होगा। तुम देखो हम कल जो थ्योरी बताया था, आप नोटिस करो क्लास में, देखो आप हमेशा देखो, आज भी देखो 70 के आसपास स्टूडेंट, 68 प्रेजेंट है, मतलब 30 बच्चा मैं बोला था ना, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं ना क्लास में, है ना। तुम लोग सब कुछ ध्यान सुनो, जो नहीं आ रहा है, तुम 30 ना वही में से है जो हम पहले बताए थे कि 70 बच्चा ठीक रहता है और 30 बच्चा क्लास में ही गायब रहता है। वो जोर जबरदस्ती पढ़ाई कर रहा है कि उसको कोई माइनिंग लेने बोल दिया, ठीक है, वो बोझ समझ रहा है इस बात को। लेकिन याद रखना, माइनिंग जैसा आसान और अच्छा जॉब किसी में नहीं है, इतना अच्छा पे स्केल और किसी का नहीं है। चाहे रेलवे ले लो, बैंकिंग ले लो, 10-10 घंटा तक झुला के खटाएगा ना, समझ में आ जाएगा वहां पे। चलो नेक्स्ट मिटाते हैं, मिटा के बनाते हैं। चलो बहुत सारा सवाल इसमें देख रहा हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सारे सवालों पे माता लिखो। देखो, हाउ ए पिलर सेल बी मार्क्ड इफ इट इज नॉट एक्सट्रैक्टेड। हाउ ए पिलर सेल बी मार्क्ड, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये सवाल कहीं आया नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। हाउ ए पिलर इज मार्क्ड, ठीक है। इफ it is not to be extracted, मतलब अगर कोई पिलर को तुम एक्सट्रक्शन नहीं करना चाहते, तुमको कोई पिलर चलाने से मना किया, बाबू देखो क्या होता है, बहुत बार मैं समझा देता हूं। मान लो तुम्हारा माइंस है, ठीक है, सरफेस है, माइंस के नीचे एक पिलर है, या आपका माइंस मान लेते हैं, ठीक है। अब ये पिलर एक है, ठीक है। अब इस पिलर के जस्ट ऊपर में क्या है ना, एक मान लेते हैं एक पोल है, ऐसा एक पोल है, इसमें पावर सप्लाई गया हुआ इस पिलर के जस्ट ऊपर में, जिसको थामे हुए। अब तुम मान लो इस पोल को अगर तुम इस तरह से चला दोगे, पिलर को तुम चला देगा ना, तो क्या दिक्कत होगा, दिक्कत यह हो सकता है धंस जाए, ऐसा कुछ बात बोला गया। आप क्या डिसाइड किए, पिलर को चलाना नहीं है, तो अब ऐसा क्या करोगे जैसे इस पिलर को ना चलाना है, सबको पता चल जाए।
तो उस पिलर में स्पेशल तरीके से मार्क किया जाता है ना, उस पिलर पे क्या किया था, स्पेशल तरीके से मार्क किया जाता है, व्हाइट स्ट्रिप बनाया जाता है, व्हाइट कलर का पट्टी बनाया जाता है, ठीक है। तो उस पिलर के ऊपर, जैसे ये पिलर नहीं चलाना है ना, तो मैं इस पिलर का थोड़ा ड्रॉ करता हूं। जैसे मान लो ये पिलर है जिसको नहीं चलाना है ना बाबू, ये पिलर है इसको हमको नहीं चलाना है, तो इस पिलर के ऊपर ना स्पेशल तरह से पट्टी बना देंगे हम लोग। किस तरह का पट्टी बनाएंगे यहाँ पे, तो ये जो पट्टी होगा 30 सेंटीमीटर थिक मोटा होगा, पट्टी व्हाइट कलर का होगा। पिलर के चारों तरफ एक सादा रंग का पट्टी बना देंगे, सादा रंग का पेंट मार देंगे, पचौड़ा कर देंगे उसके ऊपर, और 30 सेंटीमीटर मोटा, और हाइट कितना को 1.8 मीटर हाइट पे, ताकि सबको जाए तो सीधा दिखे उसको, अरे ये पहला नहीं चलाना है। समझ में क्या बोले, कि हर एक आदमी को क्या हो वहां पे आसानी से अच्छा दिख जाए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, किस लिए मैं बोला था आप इवनिंग में कॉल लगाने, सुनिए ना, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको इवनिंग, अभी रात हो गया 9:30, आप रात में फोन कर रहे हैं मुझे, आप बाद में फोन कीजिए, 15-20 मिनट बाद फोन कीजिए, क्लासेस खत्म होने के बाद, हाँ 20 मिनट बाद फोन कीजिए। तो बाबू यहाँ पे तुम ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, तो अगर ऐसा कोई पिलर है, ठीक है, जिसको नहीं चलाना है, तो इसको हम लोग कैसे नहीं चलाएंगे, कैसे पता चलेगा, तो एक क्या करना होगा, 30 सेंटीमीटर स्ट्रिप बनाना होगा। इसमें क्या करना डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना, ए 30 सेंटीमीटर स्ट्रिप, ठीक है, इस मार्क, ठीक है, मार्क कहां पे, अराउंड द पिलर, पिलर पे ना, पिलर के अराउंड मतलब चारों तरफ, पिलर के चारों तरफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का स्ट्रिप मार्क करेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थिक वर्ड लिख दो, 30 सेंटीमीटर थिक स्ट्रिप, थिक मतलब मोटा, ठीक है, ऑफ व्हाइट कलर, किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, और इसका हाइट कितना होगा, एट अ हाइट, किस हाइट पे होगा ये वाला, एट अ हाइट ऑफ, कितना हाइट पे होगा, 1.8 मीटर, मतलब पिलर से, जमीन से ना, फ्रॉम फ्लोर, हम फ्रॉम फ्लोर कर देते हैं ताकि तुमको समझ में आए कि फ्रॉम फ्लोर से बात किया जा रहा है, तो फ्लोर से ना 1.8 मीटर का ऊंचाई पे हम लोग क्या करेंगे, एक सफेद रंग का पट्टी बना देंगे उसके चारों तरफ, और उस पट्टी का चौड़ाई कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, तब पता चल जाएगा उस पिलर को नहीं चलाना है। तो जो भी आदमी जाएगा ना, उसको दिखेगा पहले पट्टी, तो समझ जाएगा भाई इस पिलर को नहीं चलाना, इस पर ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि मना है। और अगर ऐसा वो कर दिया, तो जो शिफ्ट वाला, अगला शिफ्ट वाला बताएगा कि सर उस शिफ्ट वाला ब्लास्टिंग किया था, क्योंकि उससे पहले तो उसी का शिफ्ट होगा ना, तो वो बता देगा सर पहले वाला शिफ्ट में देखिए हम गए थे, ऐसा ऐसा पट्टी को ब्लास्ट कर दिया कोई, बस। तो ब्लास्टिंग करने से क्या होगा बाबू, वो जो पट्टी है ना व्हाइट कलर का, वो हट जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ब्लास्टिंग किया है, और कौन किया है, कौन शिफ्ट वाला, वही पकड़ा जाएगा। देखो, राइट द साइज ऑफ रिब इन फेंडर मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द साइज ऑफ रिब, राइट द साइज ऑफ रिब, रिब का साइज है ना, रिब का साइज, राइट द साइज ऑफ रिब इन फेंडर मेथड, फेंडर, तुम लोग लिखना बाबू, सवाल को लिखना, क्लास को ना मजाक में मत लेना, धीरे धीरे आराम से बैठ के लिखना। अगर जॉब चाहता है तो बिना मेहनत, जो मैं बताता हूं ना, मेरी बात को आंख मूंद के फॉलो करो। अगर तुमको नौकरी चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए ना, मेरा बात को आंख मूंद के फॉलो करो, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे करते जाओ। जॉब नहीं लगे तब मुझे बोलना कि सर आप बोले थे सारा बात, हम मेरा जॉब नहीं हुआ, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा आंख मूंद के फॉलो करो फिलहाल, ठीक है। तो राइट द साइज ऑफ रिब, जितना मेहनत करने बोल रहा हूं सब करो, ठीक है। तो रिब का साइज कितना होगा, फेंडर मेथड में, फेंडर मेथड जो होता है, रिब का साइज कितना होगा, तो रिब जिसको तुम बोल रहे हो ना, रिब, तो बोलते हैं ना एक रिब छोड़ के हम लोग काम करते हैं, तो इसका जो साइज होता है 10 मीटर इंटू 10 मीटर, 10 मीटर इंटू 10 मीटर साइज का होता है, ठीक है, 10 मीटर गुना 10 मीटर साइज का होता है। और ये किसके थ्रू इसको हम लोग लेंगे, इट शैल बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाफ मून मेथड, और इसको लेना है लास्ट में, ठीक है। तो इट, इसको लिख लो, इट शैल बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाफ मून मेथड, हाफ मून मेथड। डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देना, इसको मैं पढ़ाते समय बताया था कि जो मेरा रीव होगा ना, फेंडर मेथड में जो स्ट्रोक बना है, तो हम लोग पहले एक रीव छोड़ देते हैं, फिर हम लोग काट के लेना स्टार्ट करते हैं ना। तो ये जो रीव में छोड़ा ना, इसको कैसे लेंगे हम लोग, तो इसको हाफ मून मेथड से लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी में लिख दिया मैं, तो इसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। अगर नोट्स का हर एक लाइन, हर एक वर्ड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज को तुम छोड़ नहीं सकते हो,
दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। ये मेरा प्रिपरेशन, इसमें हर एक चीज ऐसा है ना जिसको तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, याद होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन होगा कोई बता सकता है? एक जन कोई बता। क्वेश्चन नंबर बीच में छूट गया था, 2 होगा, 14 12 13 कुछ होगा, 14 नंबर होगा। चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो 15 नंबर सवाल, ठीक है, इसको लिखो। इसमें लिखो तुम, देखो, राइट द मैक्सिमम परमिसिबल एक्सपोज्ड एरिया, राइट द मैक्सिमम परमिसिबल एक्सपोज्ड एरिया, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सपोज्ड एरिया, ठीक है। ठीक, किस केस में? इन केस ऑफ स्टोइंग। स्टोइंग में अगर काम कर रहे हो ना तो मैक्सिमम परमिसिबल कितना परमिसिबल एरिया आप रख सकते हो। तो स्टोइंग में काम, इन केस स्टोइंग मत लिखो डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ लिखो, डेप्लेरिंग लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों का हम एक ही साथ लिख देंगे, ज्यादा बेहतर होगा। इन केस ऑफ ना तुम लिखो, इन केस ऑफ डेप्लेरिंग लिखो, डेप्लेरिंग। तो डेप्लेरिंग में 2 तरह होता है, एक क्या होता है आप सबको पता है, स्टोइंग, और दूसरा क्या होता है, केविंग। तो स्टोइंग में कितना होगा? स्टोइंग में अगर स्टोइंग कर रहे हो ना तो मैक्सिमम कितना एक्सपोज एरिया आप रख सकते हो? इसमें रखा है कितना, 60 से 90। बहुत बार एग्जाम में आया है, आप इसको नोट करके रखना, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम, बहुत बार एग्जाम में मिला है, ठीक है। 2 नंबर केविंग में, केविंग में कितना होता है? केविंग में होता है 120 से 140 मीटर स्क्वायर, सही है। ध्यान से देख लो, अगर मेरा स्टोइंग में काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक्सपोज्ड एरिया, मतलब जो खुला हुआ चाल है बिना स्टोइंग का, कितना रख सकते हो? 60 से 90 स्क्वायर मीटर। और केविंग में 120। इसका मतलब बाबू कि 120 से 140 स्क्वायर मीटर जैसे हो जाएगा ना तो फॉल करवाना है, वहां पे फॉल हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है, इससे ज्यादा एरिया को हम लोग खोल के नहीं रख सकते, इससे ज्यादा एरिया को क्या कर सकते हम लोग? खोलकर नहीं रख सकते, ओपन नहीं रख सकते। इतना ही एरिया को हम लोग ओपन रख सकते हैं, इतना ज्यादा एरिया को ओपन नहीं रखा जा सकता है। बहुत सारा एमसीक्यू सवाल इसी में यार, बहुत है, बहुत है, ठीक है। अभी गैलरी का हाइट विड्थ किस हिसाब से क्या होगा, नहीं एक क्लास, हमको लग रहा है कम से एक क्लास में और खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर एक आएगा। अब थोड़ा कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आज थोड़ा मेरा कुछ काम है, ठीक है। तो आप जो भी सवाल है ना, अभी आप फटाफट पहले पूछ लो, अभी मैं इतना ही लिखाया हूं, इतना ही पढ़ा हूं, आज क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे। तो अभी आपका जो भी सवाल है ना, जितना भी सवाल जवाब पहले कर लो, फिर उसके बाद हम लोग कल तो अगर हो पाया तो मैं देखूंगा कल क्लास को लेके, अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्लास परसों, फिर परसों करवाएंगे। तो मोटा मोटी आज पूरा क्लास में आप देखोगे जितना एमसीक्यू रिवीजन हुआ है, प्लस जितना मैं एमसीक्यू का नोट्स दिया हूं, जो सवाल जवाब हुआ है, सब मिला जुला कैलकुलेट करोगे तो लगभग 50 क्वेश्चन तो आराम से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। क्योंकि 20 4 करके 20 पॉइंट इधर और 15 सवाल, लगभग 35, और 20-25 टोकन से डिवीजन, मतलब 50-60 सवाल हो जाएगा। ये 60 सवाल को अच्छा से नोट करके रखना, सब अपना कॉपी में। 60 क्वेश्चन आज टोटल मिला का हुआ है, 60-65 हुआ है, 65 से कम किसी का नहीं हुआ है। तो पहले जो डिस्कशन किया था शुरुआत का क्लास में, मोटा मोटी 25 सवाल होगा उसमें, ठीक है। एमसीक्यू में जो सब लिखवाया हूं, है ना, डेफिनेशन वगैरह, उसमें लगभग चर्चा होकर के 20 को सवाल होगा, चर्चा को 16 होगा, 15 और 15 सवाल, तो 30, और उधर लगभग 25-30 होगा, तो सब मिला जुला के 60 सवाल होगा। 60 क्वेश्चन तुम लोग अच्छा से याद करना है, और इसको क्या करना है, लिख के रखना है कहीं पर, नोट बनाए। अब आप लोगों का जो सवाल है ना, एक एक करके पूछो, मैं सारे सवालों को जवाब दूंगा अभी फिलहाल, ठीक है, पूछो। आज इतना ही रहने देंगे सर, 1.8 मीटर में 1.5 मीटर होगा। आज का क्लास भी बोले थे सर, फिर अचानक क्वेश्चन ऑफ 14। हाँ बता देते हैं, मैं बता देता हूँ, रुको, धीरे धीरे मैसेज करो बाबू, एक एक करके करेगा तब ना होगा, रुको, अभी रुक, मैसेज मत करो, टाइप करके रखो, रुको, स्टॉप। सर वो पिलर पर मार्क सरफेस से 1.5 मीटर में होता है। अच्छा, जो पिलर पर मार्क होता है सरफेस से 1.5 मीटर पे होता है। एक मिनट को मैं देख कर लेता हूँ, क्योंकि ध्यान में नहीं दिया था। हाँ हाँ ठीक है, सही बोले,
वो जो पिलर पे मार्क होगा ना सरफेस से 1.5 मीटर ही है, हम 1.8 मीटर लिखवा दिए, 1.5 मीटर उसको कर लीजिए, 1.5 मीटर सही है, ठीक है, 1.5 मीटर ही होगा, ठीक। हाँ हाँ, फ्लोर से फ्लोर वो एक ही बात है, ठीक है। स्टोइंग एंड केविंग एक्सपोज्ड एरिया डेटा सही लिखा है सर, हाँ सही है। अगर तुम स्टोइंग करोगे ना तो स्टोइंग में कम चाहिए, 60 to 90 स्क्वायर मीटर, और केविंग में ज्यादा चाहिए। क्यों बाबू? क्योंकि स्टोइंग होता है ना, क्या हम बताएं तुम लोग आज, स्टोइंग जब भी करोगे ना, स्टोइंग करोगे ना तो उसमें चाहिए तुम्हारा 60 to 90 मीटर स्क्वायर, और केविंग में चाहिए 120 to 140 स्क्वायर मीटर। हम उल्टा लिखे हैं क्या? उल्टा लिखे हैं, सही बात। अरे यार क्या हो गया, ये होगा केविंग में, ठीक है, ये होगा स्टोइंग में, ये होगा, ठीक है। स्टोइंग में ज्यादा चाहिए, है ना, स्टोइंग में ज्यादा चाहिए, स्टोइंग में ज्यादा चाहिए। क्यों? ऐसा कारण है, मैं बता दे रहा हूं, ऐसा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, रीजन क्या होता है डियर स्टूडेंट। देखो, जैसे आप स्टोइंग करते हो ना, तो स्टोइंग के केस में क्या होता है ना कि बहुत बार बालू का मिल पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस केस में ना थोड़ा ज्यादा हम लोग एक्सपोज करके एरिया रखने का परमिशन मिलता है। लेकिन केविंग में क्या होता है, ज्यादा रिस्की होता है, हम लोग ज्यादा एक्सपोज करके नहीं रख सकते हैं, उसमें 60 से 90 तक ही मैक्सिमम रखना है आपको, ठीक है। और रूफ का कंडीशन अगर 60 है तो पुअर कंडीशन में होगा, और हार्ड के लिए 90 है। ये है ना, ये रूफ जो है ना, ये आपका सॉफ्ट टू हार्ड है, सॉफ्ट, इस सॉफ्ट से हार्ड के लिए है, सॉफ्ट टू हार्ड के लिए, ठीक है। और ये वाला भी क्या है, सॉफ्ट से हार्ड के लिए। तो सॉफ्ट अगर है तो मेरा कितना होगा 120, और हार्ड है तो 140 होगा। ये दो कंडीशंस के लिए, ठीक है। ये सही, इसको नोट कर लो, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे, ये वाला इसका डेटा इसमें चला गया, इसका डेटा वाला इसमें चला गया, इसको थोड़ा चेंज कर लो बाबू, ठीक है। एक्चुअली मेरा ध्यान बोले ना कि आज थोड़ा सा मेरा एक्चुअली 9:10 में ही मुझे कहीं कॉल करना था, किसी से अपॉइंटमेंट लेना है डॉक्टर से, तो बोला डॉक्टर से बात करना था, तो थोड़ा अपॉइंटमेंट लेना उससे, इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान मेरा उधर है बार बार। आप लोग का जो सवाल है ना जल्दी मैसेज करके पूछ लो, मुझे उनसे कॉल करना है। उन्होंने 9:15 में टाइम दिया था, 9:15 तक कॉल करने के लिए। सर साइज ऑफ रिब क्या बता दीजिए ना। देखो रिब क्या होता है, देखो जैसे मान लो, देखो जैसे मान लो कि ये मेरा कोल पिलर है, ठीक है, ये मेरा कोयल पिलर है, तो कोल पिलर का जब हम लोग काम करते हैं ना तो कुछ पार्ट को छोड़ देना होता है, जैसे ये वाला पार्ट को छोड़ दिया और यहां से लिए, ये मेरा रिब कहलाएगा। उसी तरह जब हम लोग स्टूक मेथड में काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक तो रिब ये वाला छूटता है 2 मीटर का, और फ्रंट में ना ये 10-10 मीटर का सामने रिब छोड़ते हैं हम लोग, ये 10 मीटर। मैं इसका बात किया हूं, ठीक है ना, उसमें एक वर्ड मिसिंग है, फ्रंट, फ्रंट में लिखना चाहिए था, चलो ठीक है। तो ये 10 मीटर का फ्रेंड जो आपका चौकीदार या फेंडर मेथड होता है ना, उसमें ये 10 मीटर का होता है, इसी को हम लोग हाफ मून मेथड से लेते हैं। फेंडर मतलब चौकीदार, चौकीदार के बारे में बोला जा रहा है। आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है ना, हाँ सही है, आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। सर्वे में इसको और डिटेल्स में जानेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है और कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है बाबू, सर्वे में जानेंगे विकास इसके बारे में कि कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। और किसका क्या सवाल है पहले पूछ लो। सर स्लाइस मेथड में ब्लास्टिंग में डायरेक्ट इनिशिएशन का यूज करते हैं क्या कि इनवर्स में? सर स्लाइस मेथड में ब्लास्टिंग में डायरेक्ट इनिशिएशन का यूज करते हैं, नहीं इनडायरेक्ट इनिशिएशन ही होगा, ठीक है। स्टूक एंड रिव, स्टूक एंड रिव एक ही होता है सर, स्टूक एंड रिव एक नहीं, स्टूक एंड रिव, स्टूक नहीं, देखो बता देते हैं। देखो जैसे ये मेरा ये वाला पार्ट बचा ना वो, ये वाला जो बचा ना रिमेनिंग पार्ट है, ये मेरा रिव है, इसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो ये पिलर मेरा स्क्वायर शेप का होता, ठीक है, अब इसको तुम 4 भाग कर दो, ये प्रीवियस क्लास में है, तुम वीडियो मेरा रिकॉर्डिंग नहीं देखा, ये गलत बात है ना। इसको तुम 4 भाग कर दो, अब ये जो पार्ट बचा ना, एक को स्टूक बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे ये स्टूक है, एक पिलर को 4 भाग करने से जो बना उसको स्टूक बोलेंगे, इसको भी हमको लेना है, ठीक है। लेकिन रिब को हम लोग नहीं लेते, रिब को कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल हो, रिब को नहीं लिया जाता। क्वेश्चन 14, हाँ कंटिन्यूअस सिम में 3 मीटर कहां छोड़ना है, देखो बाबू, मल्टी सेक्शन वर्किंग या कंटिन्यूअस सिम वर्किंग दोनों एक ही होता है। मान लो एक सिम बहुत मोटा है, इसका थिकनेस मोल लेते हैं 12 मीटर 15 मीटर का है, अब टॉप बॉटम चलाओगे ना तो 3 मीटर पार्टिंग रख के चलाना पड़ेगा, 3 मीटर का पार्टिंग चाहिए तब तुम चला सकते हो, 3 मीटर दोनों के बीच मेंटेन करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस सिम हो या मल्टी सेक्शन वर्किंग हो, दोनों में 3 मीटर का पार्टिंग चाहिए। हम लोग दोनों के बीच, दोनों सिम के बीच में 3 मीटर पार्टिंग रखना पड़ेगा। पिलर का साइज कॉर्नर से कॉर्नर भी हो सकता है
बिल्कुल हो सकता है, अगर उसमें मेंशन किया है तो, और अगर नहीं मेंशन किया है तो सेंटर टू सेंटर ही समझेंगे हम लोग। 1.5 रिप स्टोइंग में 1.8 मीटर कैबिंग में होता है सर, बिल्कुल सही है। ये जो आपका डेटा है ना, तो मशीन के हिसाब से होता है कि 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 2 मीटर, 2.2 मीटर, जो भी है ना, ये पूरा का पूरा डेटा मशीन जो यूज कर रहे हो आप, मैनुअल वर्किंग चल रहा है उसके लिए अलग होगा, मशीन जो यूज कर रहे हो उसके लिए अलग होगा। तो हम लोग ये सारा डेटा को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। ये खत्म नहीं हुआ है टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, ये जस्ट स्टार्ट है। एक क्लास और लगेगा, शायद मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए, तो ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड पूरा खत्म हो जाएगा। सर पिलर साइज निकालना नेक्स्ट क्लास में सिखा दीजिएगा प्लीज। पिलर साइज निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, अभी सीख लो। देखो जैसे मान लो ये मेरा पिलर है ना, तो पिलर जाते हो देखते हो तुम, तो देखते हो कि इस तरह से मेरा जंक्शन बना हुआ रहता है कि नहीं, इस तरह जंक्शन बना हुआ रहता है। तो जो जंक्शन है मेरा, तुम्हारा जो जंक्शन, उसका एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करो तो एक सेंटर मिलेगा, इसमें भी कोई डायगोनल लाइन ड्रॉ करो, सेंटर मिलेगा। अब इसको तुम मेजरमेंट करो कि कितना दूर आया, ये कितना लेंथ है ना, तो जितना लेंथ होगा ना, यही तुम्हारा पिलर का साइज कहलाएगा, ये वाला डायगोनल लाइन मेंटेन करने के बाद। इसी तरह यहां से यहां तक मेजरमेंट करो, तुमको समझ में आ जाएगा पिलर का साइज क्या है, ठीक है, ये वाला। और क्या सवाल है? जो सवाल है अभी पूछो, जो भी सवाल है। माइनिंग में तुम कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ स्टडी हो रहा है, अगर बहुत बड़ा सवाल, सर लॉन्ग बॉल थोड़ा बता दीजिए, ऐसा पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो बेसिक सवाल है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, जहां तुम पढ़ के फंस रहे हो, वैसे सवाल है तुम पूछो तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये ऐसे पूछिए, सर ओपन कास्ट वर्किंग क्या होता है, सर थोड़ा बता दीजिए, वो नहीं चलेगा। अब ओपन कास्ट वर्किंग में कोई पार्ट है जैसे, ठीक है, तब तुम पूछो अपना सवाल। अभी तक जो क्लास में मैं 3 क्लास पढ़ाया हूं, ठीक है, ऐसा कौन सा टॉपिक था, ऐसा कौन सा टर्म था जो तुम नहीं समझ पाए? कॉर्नर से कॉर्नर निकालना होगा तो कुछ नहीं करना होगा, वो सिंपल बड़ा लॉजिक है। बस यहां से ना, यहां से लेके यहां तक माप लो, यही कॉर्नर से कॉर्नर हो जाएगा। तुम्हारा कॉर्नर ये है ना, यहां से लेके यहां तक मापेंगे, बस कॉर्नर से कॉर्नर निकल जाएगा। और क्या सवाल है, जल्दी से पूछ लो डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सवाल नहीं है, लिखो होमवर्क। देखो, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉल एक्सट्रक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑपरेशन, ठीक है। इफ, देखो, इफ साइज ऑफ पिलर, ठीक है, इफ साइज ऑफ पिलर इज 30 मीटर इंटू 30 मीटर एंड साइज ऑफ गैलरी इज, देखो, 5 मीटर इंटू 3 मीटर। बस तुमको बताना है इसमें कि कितना परसेंट कोयला एक्सट्रैक्ट होगा अगर पिलर का साइज मेरा 30 मीटर का है और गैलरी का साइज ये है। अब यहाँ पे सेंटर टू सेंटर ही है, ठीक है ना, ये समझ लेना। और एक सवाल लिखो, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द, ठीक है, फाइंड द मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज नंबर्स ऑफ फेस, नंबर्स ऑफ पॉसिबल फेस लिखो, पॉसिबल फेस, ठीक है। इफ नंबर ऑफ हेडिंग इज 6, ठीक है। यही 2 सवाल देके छोड़ रहा हूं, तुम लोग जिसका बन जाएगा व्हाट्सएप में मैसेज कर देना बना के, हाँ सर मेरा बन गया है। देखता हूं कौन सबसे पहले मैसेज कर पाता है ये 2 सवाल को सॉल्व करके, ठीक है। हेडिंग कितना 6 है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज फेस निकालना है, और इसमें पिलर में कोल एक्सट्रैक्शन कितना होगा वो बताना है। अगर मेरा पिलर का साइज 30 मीटर का है और गैलरी का साइज 5 इंटू 3 मीटर का है, ये 2 सवाल मैं देके छोड़ रहा हूं। क्लास में जिसका सबसे पहले बनेगा, जिसका सेकंड में बनेगा, थर्ड में बनेगा, जो बनेगा बना के भेजो। 3 ये है 5, ये है 3 बाबू, ये 5 है ना, ये 5 है, 5 मीटर इंटू 3 मीटर, फाइव मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है। जल्दी लिख लो बाबू, थोड़ा जल्दी से। हो गया तो सभी को बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास का नोटिस आप लोग को
मिल जाएगा कब होगा। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान देना थोड़ा सभी कोई, ठीक है बाबू, थोड़ा सभी को ध्यान देना, जब क्लासेस आपके हो या ना हो, ठीक है, रोज शाम में 6 बजे एक बार व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लेना कि कहीं हम मैसेज तो किए हैं नहीं ना कि क्लास के बारे में, ठीक है। 6 बजे 7 बजे एक बार चेक कर लेना, कि बहुत बार क्या होता है ना कि नेक्स्ट डे का प्रोग्राम कुछ बन गया, अचानक से कुछ आ गया, तो कोशिश करता हूं मैं कम से कम उस दिन में पढ़ा दूं, है कि नहीं। जैसे कल अचानक प्रोग्राम बना कि कल मेरा कुछ और काम है, कहीं और जाना है मुझे, तो आज इसलिए मैं पढ़ा दिया। तो इसलिए आप लोग मैसेज चेक कर लेना। और मैं सप्ताह में 7 दिन को रूटीन को एक्टिवेट कर दिया, 7 दिन आपको रूटीन दिखेगा, कभी भी क्लास हो सकती है 4 दिन, ठीक है। तो आज संडे को मैं पहला क्लास ले लिया आप लोगों को, आप देख लो, मंडे को तो नहीं हो पाएगा, ट्यूसडे ले लेंगे, फिर देखते हैं कब कब लेना है, ठीक है। चलो आप फटाफट देख लो, मंडे को मुझे थोड़ा बाहर जाना है किसी काम से, और अगर मैं शाम में लौट आया टाइमली तो मैं कोशिश करूंगा कि मंडे को भी पढ़ा लिया जाए, ठीक है। थोड़ा लेट से भी अगर होगा तो चालू कर दिया जाए, ठीक है। चलो फटाफट आप देख लो, जल्दी से लिख लो, एक बार मुझे बाय गुड नाइट कर दो, ठीक है। सभी को बाय गुड नाइट।